अध्याय 851, उसे ऑटिज्म है। अध्याय 851, उसे ऑटिज्म है। गुआन जिचेन को शर्मिंदा करने के बाद निंगक्षी को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। तथाकथित प्रतिभाशाली गुआन जिचेन संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने लिटिल ट्रेजर को कुछ और कठिन प्रश्न दिए, लेकिन अंत में लिटिल ट्रेजर उन सभी को हल करने में सक्षम था। जो लोग गुआन जिचेन को घेरे हुए थे वे अब लिटिल ट्रेजर के चारों ओर इकट्ठा हो गए। कुछ लोग तो उससे कुछ स्मार्ट आभा पाने के लिए उसे छूने की कोशिश भी करने लगे, जिससे निंगक्षी अवाक रह गई। हैरानी की बात है कि आज लिटिल ट्रेजर बहुत धैर्यवान था। जब भीड़ उसके आसपास शोर मचा रही थी तब भी वह शांत रहा और सबको बहुत प्यारा लग रहा था। उसकी नजरें सिर्फ अपनी माँ पर ही टिकी थीं जब वह उसका हाथ थामे हुए थी। भीड़ और भी ज्यादा शोर मचा दे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिटिल ट्रेजर इतना अच्छा होगा। लोग कहते हैं कि जो लड़के गणित में अच्छे होते हैं वे आकर्षक होते हैं, लेकिन वह तो कमाल का है। मुझे उसके गालों पर चुटकी काटने का मन कर रहा है। वह बहुत प्यारा लग रहा है। लिटिल ट्रेजर को अचानक से बहुत सारे प्रशंसक मिल गए। कुछ लोग उसकी गॉडमदर बनने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ तो उनके बच्चों के साथ विवाह करने का इरादा भी कर रहे थे। अचानक गुआन जिचेन पूरी तरह से नजरअंदाज हो गया। सारी तारीफें और ईर्ष्या भरी निगाहें जो उसे मिलनी चाहिए थीं अब इस छोटे से बच्चे ने छीन लीं। लड़के के चेहरे पर उदासी छा गई। जब सभी लोग उस छोटे से खरगोश को घेर रहे थे तो वह अचानक बोल पड़ा, मैंने एक किताब में पढ़ा था और उसमें लिखा था कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे आमतौर पर कुछ पहलुओं में प्रतिभाशाली होते हैं। अब मुझे एहसास हुआ कि यह सच है। गुआन जिचेन की आवाज तेज थी और लगभग सभी ने उसकी बात सुनी। माहौल तुरंत ठंडा हो गया, जिससे सभी असहज महसूस करने लगे। निंगक्षी ने आंखें मूंद लीं। लू चोंगशान को लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर तमाचा मार दिया हो। उसकी संतुष्टि भरी अभिव्यक्ति अब जम गई थी। फिर भी ये बच्चा गुआन रुई का सबसे प्यारा पोता था, इसलिए चाहे वह कितना भी क्रोधित क्यों न हो वह कुछ नहीं कर सकता था। गुआन रुई और गुआन जियाओ के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। गुआन जियाओ दौड़कर उसके पास आई और उसे खींचकर कठोर स्वर में डांटते हुए बोली, जिचेन तुम क्या कह रहे हो? गुआन रुई के चेहरे पर भी गंभीरता थी। जिचेन, उससे माफी मांगो। तुमने ये सब बकवास कहाँ से सुनी? यह कोई गर्व की बात नहीं थी। लू चोंगशान और यान रुई से इस बारे में निजी तौर पर बात करना चिंता की वजह से था, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से गंदा बताना लू परिवार के साथ रिश्ते खराब करने जैसा था। इसके अलावा ये लू चोंगशान का सबसे गहरा घाव था। गुआन जिचेन ने पहले कभी इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं की थी और उसे अपने दादा और चाची से कभी सार्वजनिक रूप से डांटा नहीं गया था, इसलिए वह निराश था। पुस्तक में ऐसा ही लिखा गया है और इस बच्चे को ऑटिज्म था, तो उसने क्या गलत किया? गुआन जिचेन ने ऊंची आवाज में बोलना जारी रखा, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, उसे ऑटिज्म है। अगर नहीं तो वह बात क्यों नहीं करता? उसे अपनी बात रखने के लिए नौकर की क्या जरूरत है? गुआन जिचेन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे और भी असहज स्थिति पैदा हो गई। सब एक दूसरे को देखने लगे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बात इस हद तक बिगड़ जाएगी। गुआन जिचेन ने आज ही लू परिवार की अलमारी में छिपे कंकाल को उजागर किया था। अध्याय 852, छोटे खजाने की बात। अध्याय 852, छोटे खजाने की बात। गुआन रुई ने गुआन जिचेन को जोर से थप्पड़ मारा। चुप रहो, मैंने तुमसे माफी मांगने को कहा था। क्या तुमने सुना? लोग इसके बारे में गपशप करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इतनी आसानी से उन पर कैसे यकीन कर सकती हो? किंग्यू बीमार सा कैसे लग रहा है? चाहे वह अपने पोते से कितना भी प्यार करता हो, स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए उसे कुछ न कुछ तो करना ही था। गुआन रुई के मन में कुछ और ही चल रहा था। हालांकि आज जो हुआ उससे लू चोंगशान दुखी हो सकता था, लेकिन आज के बाद लू किंग्यू पूरी तरह से बेकार हो गया था। उत्तराधिकारी के पद के लिए एक प्रतियोगी आसानी से हट गया था। बहुत बुरा हुआ कि उसे जिचेन के साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। गुआन जिचेन स्तब्ध रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या हुआ। दादाजी, आपने मुझे थप्पड़ मारा। हालांकि गुआन रुई सबके सामने उसके साथ हमेशा सख्त रहता था, लेकिन घर पर वह हमेशा उसके साथ अच्छा और दयालु व्यवहार करता था। जिंदगी में पहली बार उसके दादाजी ने उसे थप्पड़ मारा था, और वो भी इस बेवकूफ बच्चे की वजह से। चूंकि गुआन रुई ने इतना कठोर कदम उठाया था, लू चोंगशान के लिए बच्चे को और दोष देना अनुचित होगा। लू चोंगशान ने अपनी छड़ी कसकर पकड़ ली। कोई बात नहीं, जिचेन अभी छोटा है, उसे छोड़ दो। लेकिन ये तो बहुत दुखदायी था। जिचेन, तुम्हें लिटिल ट्रेजर से सचमुच माफी मांगनी चाहिए। यान रुई का दिल टूट गया जब उसने निंगक्षी को लिटिल ट्रेजर को कसकर पकड़े देखा। उसने सोचा कि काश उसने आज रात लिटिल ट्रेजर को प्रकट ही न होने दिया होता। उसने इस औरत को बहुत ज्यादा समझ लिया था और भूल गई थी कि कुछ अनहोनी हो सकती है। वह लिटिल ट्रेजर को घर में ही छिपाकर रखना चाहती थी और उसे कभी किसी से नजर नहीं मिलाना चाहती थी, बजाय इसके कि उसे कोई नुकसान पहुंचाए। आखिरकार वे लिटिल ट्रेजर की पूरी जिंदगी देखभाल तो कर ही सकते थे। गुआन जियाओ जानती थी कि भले ही लू चोंगशान और यान रुई इस मामले को सतह पर नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन वे निश्चित रूप से दुखी होंगे, इसलिए उसने गुआन जिचेन को मनाने में मदद की। जिचेन, अच्छा बनो, जाओ और किंग्यू से माफी मांगो, ये तुम्हारी गलती है। यह सही है, किंग्यू आपसे छोटा है और आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। मो लिंगटियन ने गुआन जिचेन को व्याख्यान दिया। धिक्कार है तुझ पर, गुआन जिचेन। ये कैसा बच्चा है? मैं भी बच्चा हूँ, मैं इसे पीटूंगा। ये बूढ़ा गुआन रुई जरूर जानबूझकर ऐसा कर रहा होगा। लू जिंगली अब खुद को रोक नहीं सका और अंदर जाने ही वाला था कि लू टिंगजियाओ ने उसे रोक लिया। भाई, तुम क्या कर रहे हो?
तुम्हारे बेटे मेरे भतीजे को परेशान किया जा रहा है। लू जिंगली गुस्से से भर गई। लू टिंगजियाओ ने बिना किसी भाव के चुपचाप लिटिल ट्रेजर और निंग शी को देखा। गुआन जिचेन ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि हर कोई गूंगे बच्चे की मदद कर रहा था, इसलिए उसने खुद को गुआन जियाओ से मुक्त किया और चिल्लाया, वह ऑटिस्टिक है, वह बीमार है, वह गूंगा है। अगर नहीं तो वह बात क्यों नहीं कर रहा है? अगर वह मुझसे बात कर सकता है तभी मैं माफी मांगूंगा, अगर नहीं तो मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। मैं गलत नहीं हूँ। गुआन जिचेन लिटिल ट्रेजर को बोलने के लिए मजबूर कर रहा था। उसकी चीख से खामोश भोज हॉल गूंज उठा। कुछ समय बाद गुआन रुई ने जो चाहा था वो कर दिखाया। जैसे ही वह गुआन जिचेन को पहले घर वापस भेजने के लिए किसी को बुलाने ही वाला था, तभी एक युवा मगर ठंडी आवाज सुनाई दी, तुम इसके लायक नहीं हो। वह आवाज बचकानी और थोड़ी कर्कश लग रही थी, फिर भी यह इतनी प्रभावशाली थी और सभी के कानों और दिलों में ठंडक पैदा कर गई। अध्याय 853। बहुत बढ़िया, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अध्याय 853। बहुत बढ़िया, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, वह बोला। हर कोई दंग रह गया। गुआन जियाओ हैरान दिखी। गुआन जीचेन, जो अभी कुछ देर पहले तक चिल्ला रहा था, चुप हो गया। उसने सचमुच कहा था। इस मूर्ख बच्चे ने वास्तव में कहा कि वह बोलने के लायक नहीं है। गुआन रुई का आत्मविश्वास एक पल में ही चकनाचूर हो गया। ये कैसे संभव था? देश वापस आने से पहले ही उन्होंने बच्चे की जांच में काफी समय बिताया था और उन्हें यकीन था कि अपहरण ने बच्चे पर गहरा मानसिक आघात पहुंचाया है, जिससे वह पिछले 2 सालों से गूंगा बना हुआ है। उसका आत्मसम्मान इतना कम था कि वह गुआन जियाओ और यान रुई की बातचीत सुनकर भाग गया था। फिर भी अब न केवल उसने नियंत्रण नहीं खोया, बल्कि उसने बात भी की। स्थिति बदल चुकी थी। भीड़ में से किसी ने टिप्पणी की, बहुत बढ़िया। टिप्पणी ने एक स्विच की तरह काम किया और इसने रोमांचक चर्चाओं को जन्म दिया। हे भगवान, वह तो सिर्फ 5 साल का है। वह कितना कोमल और प्यारा दिखता है, लेकिन वह पल तो बहुत ही अच्छा था। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। काश मैं 10 या 20 साल बाद पैदा हुई होती। लू टिंगजियाओ से निपटना बहुत मुश्किल है। मुझे उम्मीद है कि लिटिल ट्रेजर को अपने से बड़ी लड़की से कोई आपत्ति नहीं होगी। लिटिल ट्रेजर के रोएदार चेहरे पर उसके पिता जैसा ही भाव था। उसने गुआन जिचेन की तरफ देखा तक नहीं और निंग शी का हाथ पकड़े हुए शांति से भीड़ से दूर चला गया। छोटे से सिलहूट ने बड़ा प्रभाव छोड़ा। ओह लिटिल ट्रेजर कितना सुंदर है। लू जिंगली ने अपने भाई को गले लगा लिया। लू टिंगजियाओ ने भीड़ में से देखा और उसकी नजर निंग शी से मिली। उसने लू जिंगली को दूर धकेल दिया और उसका ठंडा चेहरा बसंत में पिघलती बर्फ की तरह नरम पड़ गया। क्या ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है या मुझे इससे संतुष्टि मिली? गुआन जीचेन अभी कुछ ज्यादा ही कर रहा था। भले ही लिटिल ट्रेजर वाकई ऑटिस्टिक हो, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उसे बात करने पर मजबूर कर रहा है। अगर वो ऑटिस्टिक है तो बात कैसे कर सकता है? क्या उसे ये साबित करने में बहुत खुशी हो रही है कि लिटिल ट्रेजर बीमार है? ठीक है, तो क्या हुआ अगर वो जीनियस है? एक अव्वल छात्र इतना असभ्य कैसे हो सकता है? बस एक ही सवाल था जो वो हल नहीं कर पाया और उसे इतना गुस्सा आ गया। वो खुद को समझता क्या है? दुनिया उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। वह न केवल ईर्ष्यालु है, बल्कि बहुत निर्दयी भी है। 5 साल के बच्चे से बात करते समय वह क्या सोच रहा था? लिटिल मास्टर सही था, वह इसके लायक नहीं है। शुक्र है कि ये सिर्फ अफवाहें थीं। लिटिल मास्टर स्वस्थ हैं और बेहद प्रतिभाशाली हैं। उनकी बुद्धि और भावनात्मक बुद्धि गुआन जीचेन से कहीं बेहतर है। कुछ लोग गुआन जीचेन के व्यवहार से नाखुश थे, खासकर जब उन्होंने लिटिल ट्रेजर जैसे प्यारे बच्चे को तंग होते देखा। उनकी मात्र प्रवृत्ति उभर आई और उन्होंने गुआन जीचेन के व्यक्तित्व की कड़ी आलोचना की। अध्याय 854। जैसा कि उनके पोते से उम्मीद थी। अध्याय 854। जैसा कि उनके पोते से उम्मीद थी। गुआन रुई की योजना आज रात लिटिल ट्रेजर को नष्ट करने की थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी योजना न केवल विफल हो जाएगी और लिटिल ट्रेजर को शून्य नुकसान पहुंचाएगी। गुआन जिचेन अब सभी के लिए तिरस्कृत हो गया था। गुआन रुई ने परेशान होने का नाटक किया और लू चोंगशान की ओर देखते हुए धीरे से कहा, बड़े लू, जो हुआ उसके लिए मुझे सचमुच बहुत दुख है। जीचेन अभी भी युवा है और उसका व्यक्तित्व बहुत सीधा है। हालांकि मैंने उसे कई बार इसके बारे में बताया है, वह आसानी से अपना मन नहीं बदलेगा। वह अब भी अपना रवैया नहीं बदलेगा। उसके शिक्षक ने बताया था कि उसका ये गुण पढ़ाई में तो फायदेमंद है, लेकिन यह निश्चित रूप से उसके पारस्परिक संबंधों में एक बड़ी समस्या पैदा करता है। गुआन रुई ने गुआन जिचेन के अहंकार और मतलबी रवैये को दृढ़ता और सीधेपन में बदल दिया। लू चोंगशान अभी भी लिटिल ट्रेजर की बातों से स्तब्ध था, लेकिन उसे समझ आ गया था कि उसे अपने आश्चर्य को सावधानी से छुपाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह ये दर्शा रहा होगा कि उसने लिटिल ट्रेजर को ऑटिस्टिक मान लिया है, इसलिए वह ऊपर से शांत रहा। कोई बड़ी बात नहीं, भाई गुआन, किंग्यू को भी जिम्मेदार होना होगा। उसका व्यक्तित्व बिल्कुल उसके पिता जैसा ही है, बस उन्हें बात करना पसंद नहीं। हम घर पर भी उसे कम ही बोलते सुनते हैं। जीचेन का गलतफहमी में पड़ना लाजमी है। लू चोंगशान ने इस मौके का इस्तेमाल जनता के शक को दूर करने और लिटिल ट्रेजर की चुप्पी के आधार पर भविष्य में होने वाली किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए किया। जहां तक लिटिल ट्रेजर द्वारा गुआन जिचेन की अयोग्यता के बारे में की गई टिप्पणी का सवाल है, लू चोंगशान ने इसे नजरअंदाज कर दिया और माफी मांगने का इरादा नहीं किया। बहुत बढ़िया काम। लू चोंगशान के पोते से जैसी उम्मीद थी। चूंकि यह एक गलतफहमी थी, इसलिए यह अच्छी बात है कि अब ये बात सुलझ गई है। यह सही है। बहुत से लोगों को अफवाहें फैलाना बहुत पसंद है। बच्चे सच और झूठ में फर्क करने के लिए बहुत छोटे होते हैं।
ये पूरी तरह से उसकी गलती नहीं है। कुछ मेहमानों ने अजीब माहौल को साफ करने में मदद की क्योंकि गुआन जिचेन ने गुआन रुई की कठोर निगाहों के सामने माफी मांगी। लिटिल ट्रेजर की बात सुनकर लू चोंगशान का गुस्सा गायब हो गया, इसलिए उसने उदारता से इस मामले को छोड़ दिया क्योंकि वह उस रात बहुत खुश था। उसी समय गुआन जियाओ यान रुई की बाहों को पकड़े हुए थी और उसने माफी मांगी। आंटी, मुझे आज रात के लिए सचमुच माफ करना। हम जीचेन के साथ बहुत सख्त रहे हैं, लेकिन लिटिल ट्रेजर की तरह उसके साथ हमारे परिवार के खजाने जैसा व्यवहार किया गया है। उसे पहली बार थप्पड़ मारा गया था और वह बहुत परेशान हो गया था, इसीलिए उसने वो कठोर शब्द कहे। वे जानबूझकर नहीं थे। आंटी, इन्हें व्यक्तिगत रूप से न लें। जब गुआन जियाओ बात कर रही थी, उसने गुआन जीचेन को इशारा करके बुलाया। गुआन जिचेन ने नीचे देखा और अपनी आंखों में आग छिपा ली। मुझे माफ करना दादी लू, यह मेरी गलती है, ये जानबूझकर नहीं किया गया। यान रुई ने उसके चेहरे पर लाल निशान देखा और आह भरते हुए कहा, अब सब ठीक है, अब खुद को दोष मत दो, अब सब ठीक हो गया है। जियाओ, जल्दी से उसके लिए थोड़ी बर्फ ले आओ, तुम्हारे पिता ने बहुत ज्यादा जोर लगाया था। यान रुई के स्वर में नरमी देखकर गुआन जियाओ को राहत मिली। वह गुआन जिचेन को वहां से ले गई। लू परिवार इस मामले में उन्हें ऊपरी तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, लेकिन यह उनके अंदर एक जख्म जरूर छोड़ जाएगा। उसे फिलहाल अपने पिता को संयमित रखना था। अध्याय 855 अमूल्य उपहार। अध्याय 855 अमूल्य उपहार। शुरू से ही वह जीचेन को लाने के अपने पिता के फैसले से असहमत थी। लिटिल ट्रेजर की नाजुक हालत को देखते हुए जीचेन को साथ लाना शेखी बघारने जैसा लग रहा था। हालांकि उसके पिता ने कहा कि उन्हें उनके सामने आए हुए बहुत समय हो गया है और उन्हें लू परिवार को गुआन परिवार के अच्छे गुण दिखाने के लिए एक मंच की जरूरत है, इसलिए उसने सहमति दे दी क्योंकि उसे लगा कि यह उसके लिए फायदेमंद होगा। उसने सोचा था कि लिटिल ट्रेजर आज रात नहीं आएगा और अगर आया भी तो शायद बस थोड़ी देर के लिए। किसे पता था कि बात इस हद तक बिगड़ जाएगी। आखिर क्या गड़बड़ हुई? गुआन जियाओ के दिमाग में उस महिला का चेहरा उभर आया। लिटिल ट्रेजर को सवाल हल करने के लिए लाने वाली नौकरानी बनकर वह बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं थी। उसने तो पहले से ही इसकी योजना बना रखी थी। उसने तो उन्हें शर्मिंदा करने की योजना ही बना ली थी। उसने और उसके पिता ने उसे बहुत कम आंका था। गुआन रुई को भी यह एहसास हुआ और वे एक दूसरे को देखने लगे और घबरा गए। अपनी सुरक्षा बनाए रखी। कौन जाने आज रात वह औरत और क्या करेगी? क्या लिटिल ट्रेजर की इतनी जल्दी रिकवरी उस औरत की वजह से हो सकती है? गुआन जियाओ ने भौहें चढ़ाते हुए बुदबुदाया। गुआन रुई के चेहरे पर उदासी छा गई। वह औरत पहले अमेरिका के किसी अनजान विश्वविद्यालय में गई थी, फिर किसी तरह साउथ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दाखिला पा गई, लेकिन उसकी पढ़ाई परफॉर्मिंग आर्ट्स में थी। वह बच्चे का इलाज कैसे कर सकती है, जबकि पेशेवर मनोचिकित्सक किन मुफेक को भी मदद का कोई अंदाजा नहीं था। उस बच्चे के आभामंडल से लेकर उसके बात करने के तरीके तक उसे कोई समस्या नहीं लगती। हालांकि वह ये स्वीकार नहीं करना चाहता था, ये बच्चा जीचेन से कहीं बेहतर था। एक दिन वह जरूर अपने पिता लू टिंगजियाओ से आगे निकल जाएगा। कितना अद्भुत पोता है। कोई आश्चर्य नहीं कि लू चोंगशान और यान रुई उसके प्रति इतने सुरक्षात्मक थे। सबसे बुरी बात ये थी कि गुआन परिवार हमेशा से ही हावी रहा था क्योंकि लू परिवार उनके प्रति दोषी महसूस करता था क्योंकि लू टिंगजियाओ का अब एक बच्चा और एक प्रेमिका भी थी। हालांकि आज के बाद स्थिति बदल गई थी और उसे लू परिवार के अच्छे पक्ष में वापस आने के लिए कुछ समय के लिए खुद को संभालना पड़ा। जहां तक उस बच्चे का सवाल है, उसे एक रणनीति की आवश्यकता होगी। भोज समाप्त हो रहा था और मेहमानों ने लू चोंगशान को अपने उपहार भेंट किए। गुआन रुई ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से आज का उसका उपहार प्रभावशाली होने वाला था। भाई लू, मुझे पता है कि तुम्हें सुलेख बहुत पसंद है। जब मैं विदेश में था तो मुझे वांग जियई की यह कृति संयोग से मिल गई और इसे देखते ही मुझे तुम्हारा ख्याल आ गया। इसे यहाँ वापस लाने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी। तुम्हें ये जरूर पसंद आएगी। गुआन रुई ने लू चोंगशान से कहा। लू चोंगशान खुद एक सुलेखक थे। वे सुलेख और चित्रकला के क्षेत्र में बहुत पारंगत थे, यहाँ तक कि एक कट्टर संग्रहकर्ता के स्तर तक पहुंचे हुए थे, इसलिए ये प्रतिभा उनके दिल को छू गई। लू चोंगशान ने उसे ध्यान से लिया और बार बार देखा। वह बेहद हैरान हुआ। भाई गुआन, तुम्हारा तोहफा मेरे लिए बहुत ज्यादा है। ये कला का एक अमूल्य नमूना था और ज्यादातर कलाकृतियां विदेश से आई थीं। इन्हें पाने के लिए न सिर्फ धन और शक्ति की जरूरत थी, बल्कि किस्मत की भी जरूरत थी क्योंकि इतनी कीमती चीज आसानी से नहीं मिलती। गुआन रुई ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका स्वागत है। हमारा करीबी रिश्ता इससे कहीं ज्यादा कीमती है और वैसे भी यह इतना महंगा भी नहीं है। मैं तो बस खुशकिस्मत थी। अध्याय 856 लू परिवार का सार। अध्याय 856 लू परिवार का सार। बेशकीमती सुलेख कृति को देखकर भीड़ प्रभावित हुई। हालांकि गुआन रुई से यही अपेक्षा की जाती थी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? महंगा नहीं है। मुझे याद है कि ज्यूरिख में इसकी नीलामी $500 मिलियन में हुई थी। लगता है कि गुआन परिवार हाल के वर्षों में विदेशों में बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि गुआन जियाओ और यान रुई अभी कितने करीब थे? वे शायद एक हो गए हैं। सचमुच? मुझे लगा कि लू चोंगशान झूंग परिवार के साथ विवाह संबंध बनाना चाहता है। झूंग आमतौर पर राजनीतिक और सैन्य पृष्ठभूमि वाले परिवारों की ओर अधिक झुकाव रखते हैं और लू परिवार की संपत्ति चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वे फिर भी व्यवसायी हैं। मुझे नहीं लगता कि यह संभव है।
ये देखकर कि गुआन रुई ने उसे इतना अमूल्य उपहार दिया है, लू चोंगशान की अभिव्यक्ति नर्म पड़ गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी गुआन के लिए एक महत्वपूर्ण दोस्त के रूप में देखा जाता है। बेशक फिर भी वह उपहार जिसका वह सबसे अधिक इंतजार कर रहा था वह लिटिल ट्रेजर का उपहार था। छोटे खजाने, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पास मेरे लिए एक उपहार है? वह क्या है? लू चोंगशान ने घबराकर पूछा। लिटिल ट्रेजर ने अपने माता पिता की ओर देखा। लू टिंगजियाओ ने नौकरों को इशारा किया, फिर उन्होंने कुछ कागज और सुलेख के औजार रखे। सब लोग इकट्ठा हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे छोटे मालिक खुद कोई सुलेख लिखने वाले हैं। हालांकि यह एक पुत्रवत कार्य था, लेकिन गुआन रुई से मिले अनमोल उपहार के बाद ये थोड़ा सामान्य सा लग रहा था। निंगशी ने चुपचाप लिटिल ट्रेजर के लिए स्याही तैयार की, जबकि लू टिंगजियाओ और लू जिंगली ने कागज की एक लंबी शीट बिछाई और लिटिल ट्रेजर के सामने खड़े हो गए। भीड़ को एहसास हुआ कि नौकरानी ने 2 सुलेख ब्रश तैयार किए थे। क्या एक अतिरिक्त था? नन्हे ट्रेजर ने अपने नन्हे हाथों से दोनों ब्रश उठाए, एक हाथ में। उसने सामने पड़े कागजों को देखा और खुद को शांत किया, फिर दोनों ब्रश एक साथ दोनों कागजों पर रख दिए। वह क्या कर रहा था? सब लोग उत्सुक थे। लिटिल ट्रेजर वाकई दोनों हाथों से एक साथ लिख रहा था। उसने एक ही बार में सुलेख पूरा कर लिया। बाईं ओर उसने पूर्वी सागर से आशीर्वाद लिखा और दाईं ओर उसने दक्षिणी पर्वत जैसी दीर्घायु लिखा। जब उन्हें पता चला कि लिटिल ट्रेजर ने क्या किया है तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। वह एक ही समय में 2 अलग अलग चीजें लिख सकता है और यह अद्भुत था। एक 5 साल के बच्चे की इतनी शक्तिशाली उभयहस्त प्रतिभा। क्या तुम लोगों को याद नहीं कि लू चोंगशान खुद एक सुलेख कलाकार हैं? उनका पोता भी कोई कम नहीं होगा। हे भगवान, मैं हैरान हूँ। इस बच्चे ने लू परिवार का सारा सार इकट्ठा कर लिया है। लिटिल ट्रेजर को सुलेख कला लू चोंगशान ने सिखाई थी, लेकिन हालांकि वह जानता था कि लिटिल ट्रेजर इसमें बहुत अच्छा है, उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह एक ही समय में 2 अलग अलग स्क्रॉल लिख सकता है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि लिटिल ट्रेजर की कलाई ठीक से लिखने लायक मजबूत नहीं थी। उसकी सुलेख कला देखने में भले ही अच्छी लगती हो, लेकिन पहले उसमें कई कमियां थीं। कुछ ही दिनों में लिटिल ट्रेजर की सुलेख कला इतनी प्रभावशाली हो गई कि वह सचमुच चौंक गया। निंगशी के बारे में उसकी धारणा बदल गई। वह चिंतित था कि उस महिला के साथ रहने से लिटिल ट्रेजर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन न केवल वह बात करने में सक्षम था, बल्कि उसके शरीर के समन्वय में भी काफी सुधार हुआ था। उसे यकीन था कि लिटिल ट्रेजर ने किसी न किसी तरह का प्रशिक्षण जरूर लिया होगा। अगर नहीं तो उसके लिए इतना अच्छा लिखना नामुमकिन था। अध्याय 857, वह लड़का आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। अध्याय 857, वह लड़का आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। लू चोंगशान को जब पता चला कि लिटिल ट्रेजर उसे सुलेख कला भेंट करने वाला है तो वह थोड़ा चिंतित हो गया। सुलेख की दुनिया में उसकी उपलब्धियों के कारण सभी की उम्मीदें बहुत ज्यादा होंगी और लिटिल ट्रेजर ने कुछ समय पहले जो प्रतिभा दिखाई थी उसके अलावा लोग शायद उसकी कड़ी आलोचना भी कर सकते थे। हालांकि परिणाम आश्चर्यजनक थे और वह सचमुच बहुत खुश था। इस आश्चर्य ने उसे गुआन रुई के अनमोल उपहार से कहीं ज्यादा खुश कर दिया। जब मेहमान छोटे बन की प्रशंसा कर रहे थे तभी एक तेज और मजबूत आवाज आई। भीड़ ने आवाज के स्रोत की ओर देखा। यह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो सैन्य वर्दी पहने प्रवेश द्वार से अंदर आया। उस आदमी ने मेजबान की ओर साहसपूर्वक देखा। वह झूंग परिवार का सेनापति झूंग लियाओयुआन था। चीफ झूंग, स्वागत है। आने के लिए शुक्रिया। लू चोंगशान ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। आपका स्वागत है एल्डर लू, मुझे देर से आने के लिए माफी मांगनी चाहिए। झूंग लियाओयुआन ने उत्तर दिया। आधिकारिक कार्य निश्चित रूप से अधिक महत्वपूर्ण है, कृपया अंदर आएं। झूंग लियाओयुआन लिटिल ट्रेजर द्वारा अभी अभी बनाई गई सुलेख की ओर बढ़ा और अपनी प्रभावित अभिव्यक्ति को जरा भी नहीं छिपाया। ये सुलेख क्या तुम्हारे पोते ने लिखे हैं? हाँ, यह मेरे लिए उसका जन्मदिन का तोहफा है। लू चोंगशान को गर्व महसूस हो रहा था। झूंग लियाओयुआन ने उस छोटे लड़के की तरफ देखा। वाह, इतनी कम उम्र में इतनी ताकत से लिख सकता है। बड़े लू, इस बच्चे को ये हुनर आपसे विरासत में मिला है। जब झूंग लियाओयुआन लू चोंगशान से बात कर रहा था उसने निंगशी को देखा जो लिटिल ट्रेजर के बगल में थी। निंगशी ने झूंग लियाओयुआन को भी पहचान लिया था, लेकिन उस समय उससे बात करना उचित नहीं था, इसलिए उसने नीचे देखा और उसे न जानने का नाटक किया। झूंग लियाओयुआन को एहसास हुआ कि वह एक नौकरानी की वर्दी में थी और उसने उसकी अधीनता देखी, इसलिए उसने जल्दी से अपना आश्चर्य छुपा लिया। लेकिन जब उसने लू टिंगजियाओ को देखा तो उसकी आंखें बर्फ सी हो गईं। झूंग लियाओयुआन के आते ही माहौल और भी गर्म हो गया। जैसा कि एक प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति से उम्मीद की जाती थी, कई लोग उससे मिलना जुलना चाहते थे। सबसे खास बात ये थी कि उसके जैसे परिवार अमीर व्यापारियों से कम ही मिलते जुलते थे और लू चोंगशान का जन्मदिन उन गिने चुने मौकों में से एक था जहां वह आता था, इसलिए यह वाकई एक दुर्लभ अवसर था। गुआन रुई तनाव में था। वह जानता था कि झूंग लू लोगों के साथ विवाह संबंध स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए उसे ये देखना था कि उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी क्या सोच रहा है। जैसे जैसे शाम ढलती गई, डिनर खत्म हुआ और मेहमान जाने लगे। लू टिंगजियाओ और लिटिल ट्रेजर ने मेहमानों को बाहर भेज दिया, जबकि निंगशी थोड़ी देर आराम करने के लिए बगीचे में चली गई। जब वह झूले पर बैठी थी और लिटिल ट्रेजर के साथ रात के सुखद क्षणों को याद कर रही थी, तभी उसने देखा कि कोई उसके करीब आ रहा है और उनके कदमों की आवाज से वह समझ गई कि वह मार्शल आर्ट पृष्ठभूमि वाला कोई व्यक्ति है। निंगशी खड़ी हुई और सतर्कता से अपने पीछे देखने लगी। उसकी सतर्कता असहजता में बदल गई। यह झूंग लियाओयुआन था। वह यहाँ क्यों आया था?
क्या वह सिर्फ उसे ढूंढने आया था? तो वह आदमी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। निंग शी जब सोच ही रही थी, जून लियाओयुआन ने अचानक उससे कहा। जून लियाओयुआन की अभिव्यक्ति अप्रसन्न दिखी, यहाँ तक कि जब वह बोला तो उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी ठंडी भी लग रही थी। निंग शी उलझन में थी। वह चीफ जूंग, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या वह अपने आप से बात कर रहा था? अध्याय 858, आपके लिए चुनने के लिए अच्छे पुरुष। अध्याय 858, आपके लिए चुनने के लिए अच्छे पुरुष। जूंग लियाओयुआन अपनी नौकरानी के कपड़े देख रही थी और गुस्से से बोली, लू टिंगजियाओ, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, फिर भी तुम्हें उसके पिता के जन्मदिन पर ये पहनना पड़ा। निंग शी को आखिरकार समझ आ गया कि जूंग लियाओयुआन का क्या मतलब था, इसलिए उसने जल्दी से समझाया, नहीं, ऐसा नहीं है चीफ जूंग, आपने गलत समझा है। इसके पीछे कुछ तर्क है, लेकिन उसने मुझे ऐसे कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं किया है। क्या वह तुम्हारे साथ अपने रिश्ते की घोषणा करने की योजना नहीं बना रहा है? जूंग लियाओयुआन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। निंग शी ने थोड़ा मुंह बनाया। क्या ये सवाल बहुत निजी नहीं था? हालांकि जूंग लियाओयुआन के दृढ़ चेहरे को देखकर वह उसके अच्छे इरादों को भांप गई, इसलिए निंग शी झिझकी, लेकिन फिर भी अंत में उसे जवाब दिया, हम अपने रिश्ते की घोषणा मुख्यतः मेरे करियर के कारण नहीं कर रहे हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक अभिनेत्री होना आसान नहीं है। जूंग लियाओयुआन के चेहरे पर नरमी आई, फिर उन्होंने कहा, मैंने आपकी फिल्म देखी, आपने बहुत अच्छा अभिनय किया है। निंग शी की आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने मेरी फिल्म क्या देखी? द वर्ल्ड। जूंग लियाओयुआन ने सिर हिलाया, हाँ, तुमने महिला जनरल का किरदार बहुत अच्छा निभाया है। निंग शी बहुत खुश हुई। वह थोड़ा शर्माई और कृतज्ञता से बोली, शुक्रिया, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। उसने सोचा था कि जूंग लियाओयुआन उसके करियर के बारे में जानने के बाद उसे नीची नज़र से देखेगा, लेकिन न केवल उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने उसके अभिनय की भी प्रशंसा की। उसकी अभिव्यक्ति वास्तविक थी। उसने सचमुच सोचा कि उसने बहुत अच्छा किया। आपने फिल्म में किसी स्टंट डबल का इस्तेमाल तो नहीं किया? जूंग लियाओयुआन ने पूछा। निंग शी ने सिर हिलाया और शर्मिंदा होकर जवाब दिया, नहीं, मैंने नहीं किया। ये तो आश्चर्य की बात है। क्या आपकी मार्शल आर्ट में कोई पृष्ठभूमि है? जूंग लियाओयुआन ने दिलचस्पी दिखाई। जैसे ही विषय अभिनय की ओर मुड़ा, माहौल नर्म हो गया। निंग शी अब ज्यादा सहज हो गई। बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा बहुत सीखा है। आधिकारिक तौर पर अभिनेत्री बनने से पहले मैं स्टंट डबल थी। जब मैं विदेशों में स्टंट डबल के तौर पर काम करती थी, तो हमेशा ऐसे ही किरदार निभाती थी। वे चीन के कुंग फू से बहुत प्रभावित होते हैं और ज्यादातर उन्हें अच्छे हुनर वाले पूर्वी किरदारों की जरूरत होती थी। जूंग लियाओयुआन ने कहा, इतनी कम उम्र में विदेश में अकेले काम करना प्रभावशाली है। अपनी क्षमताओं के साथ वह अपना भरण पोषण करने के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, फिर भी उसने सबसे कठिन रास्ता चुना। निंग शी भूल गई थी कि आखिरी बार कब किसी ने उसकी इतनी परवाह की थी और वह भावुक हो गई थी। वह उस पर मुस्कुराई। देखो, एक्टिंग मेरा सपना है, मैं बस वही कर रही हूँ जो मुझे पसंद है, यह ज्यादा मुश्किल नहीं है। जूंग लियाओयुआन ने सिर हिलाया, ठीक ही लग रहा है। ये बच्ची सचमुच बहुत अच्छी थी और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। जूंग लियाओयुआन प्रभावित हुआ, फिर गंभीर स्वर में बोला, छोटी बच्ची, तुम बहुत समझदार हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि लू परिवार तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन याद रखना, अगर किसी दिन तुम्हारा मन बदले तो मेरे पास जरूर आना। मेरे पास बहुत से बेहतरीन अविवाहित पुरुष हैं, हर एक अपने आप में प्रतिभाशाली है। जरूर कोई न कोई तुम्हें पसंद आएगा। निंग शी अवाक रह गई। जूंग लियाओयुआन मानो उससे कह रहा था, लू टिंगजियाओ को छोड़ देने का समय आ गया है। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे अच्छे आदमी हैं। अध्याय 859, शैतान यहाँ है। अध्याय 859, शैतान यहाँ है। क्या उसने उसे गलत समझा? जूंग लियाओयुआन का इससे क्या तात्पर्य था? जब निंग शी जूंग लियाओयुआन को जवाब देने के बारे में सोच रही थी, तभी अचानक एक मजबूत पकड़ ने उसकी कमर पकड़ ली। तभी उसने एक ठंडी आवाज सुनी, जनरल जूंग, किसी के रिश्ते में हस्तक्षेप करना बहुत सज्जनतापूर्ण नहीं है, क्या आपको नहीं लगता? निंग शी के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। शैतान यहाँ है। उसने ये भी सुना कि जूंग लियाओयुआन ने अभी क्या कहा। निंग शी ने एक गहरी सांस ली और अचानक उसकी गर्दन में ठंडक महसूस हुई और ठंड बढ़ती ही जा रही थी। उसने ठंड के स्रोत से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कमर और भी कस गई थी, जिससे उसकी सांस लेना लगभग असंभव हो गया था। उसने आज्ञाकारी बने रहने और अब और न हिलने का फैसला किया। जूंग लियाओयुआन ने उस चिंतित आदमी को शांति से देखा। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं वह अपना मन न बदल ले। निंग शी को ये जानने के लिए देखने की भी जरूरत नहीं थी कि शैतान का चेहरा अभी कितना डरावना होगा, इसलिए उसने जल्दी से बीच में ही टोकते हुए कहा, आपके अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद चीफ जूंग, लेकिन हम अभी एक खुशहाल रिश्ते में हैं और मैं अपना विचार कभी नहीं बदलूंगी। ऐसा कहते हुए लू टिंगजियाओ की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई। जूंग लियाओयुआन ने आह भरी और उसकी तरफ देखा। बिना कुछ कहे उसने उसे एक वाक्य दिया, अगर तुम्हें किसी भी चीज में मदद चाहिए तो मुझसे जरूर संपर्क करो। जब तुम उपलब्ध हो तो शूटिंग रेंज में थोड़ा मजा करने के लिए जरूर आना। ओह ठीक है, धन्यवाद चीफ जूंग। जूंग लियाओयुआन के जाने के बाद निंग शी ने राहत की सांस ली। जैसे ही वह लू टिंगजियाओ से बात करने के लिए मुड़ी, उसके होंठ अचानक बंद हो गए और उस आदमी की ताज़ा खुशबू हवा में फैलकर उस तक पहुंच रही थी। निंग शी को लगा जैसे उसके अंदर की हवा कमजोर हो रही है, और सबसे बुरी बात यह थी कि वो आदमी उसे चूम नहीं रहा था, वो उसे पूरी तरह से काट रहा था। उसके होठों पर तेज दर्द हुआ और उसकी जीभ सुन्न हो गई।
निंगक्षी के दर्द से कराहने पर उसका चुंबन और भी कोमल हो गया और उसने उन जगहों को धीरे से सहलाया जिन्हें उसने अभी अभी सताया था। लेकिन जब निंगक्षी ने संघर्ष करने की कोशिश की तो वह फिर से उग्र हो गया। उसने देखा कि कोई आ रहा है। निंगक्षी ने बेचैनी से उसकी छाती को दूर धकेला और उसके अगले चुंबन को रोक दिया। वह गंभीर स्वर में बोली, नहीं, अगर लोगों ने हमें देख लिया तो क्या होगा? आज रात कोई निजी डिनर नहीं था और आसपास बहुत सारे लोग थे। कुछ नौकरानियों ने उसे पहचान लिया था और पूछा था कि क्या वह अभिनेत्री निंगक्षी है। अंधेरे में वह आदमी नौकरानी के वेश में लड़की को घूर रहा था। उसकी आंखों से जानवरों जैसी किरणें निकल रही थीं। तो क्या हुआ अगर उन्होंने हमें देख लिया? अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं तुम्हें काट काट कर मार डालूंगी। निंगक्षी ने उसे घूर कर देखा। वह अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटेगी। उस आदमी की खतरनाक निगाहें चोट में बदल गईं। उसने उसे कसकर गले लगाया और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। मैं सबको कब बताऊंगा कि तुम मेरी हो। अध्याय 860। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अध्याय 860। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। वाह, निंगक्षी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए अपनी आवाज नरम की। वह दिन जरूर आएगा। अधीर मत हो निंगक्षी, मैंने पहले भी कहा है कि तुम्हें बस एक ही बात पर ध्यान देना है कि क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो, और यह बात अभी भी लागू होती है। जब तक तुम सहमत हो, कोई भी और कुछ भी तुम्हें मेरी पत्नी बनने से नहीं रोक सकता। लू टिंगजियाओ उससे वादा कर रहा था कि किसी भी पारिवारिक प्रभाव या अन्य स्रोतों से हस्तक्षेप उसके निर्णय को प्रभावित नहीं करेगा। मुझे पता है, तुम जूंग लियाओयुआन की बात नहीं सुनते। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, और शायद उसने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि उसे लगा होगा कि तुम हमारे रिश्ते का सार्वजनिक तौर पर जिक्र नहीं करना चाहती, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहले उसका क्या मतलब था। निंगक्षी उत्सुक थी। लू टिंगजियाओ ने जवाब दिया, उस दिन शूटिंग रेंज में जो कुछ हुआ उसके बाद उसने संभवतः आपकी पहचान की जांच की होगी। निंगक्षी ने थोड़ा मुंह बनाया। मतलब क्या उसे पता है कि मैं निंग परिवार की गोद ली हुई बेटी हूँ, या फिर उसे पता है कि मैं असल में उसकी भतीजी हूँ? तो वो बस चिंता की वजह से पूछ रहा है। लेकिन झूंग परिवार तो अब झूंग लिंग्यू को पहचानता भी नहीं। क्या वो सच में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में चिंतित हो सकते हैं जिसे झूंग लिंग्यू भी नहीं पहचानता? इसका कोई मतलब नहीं था। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि झूंग लियाओयुआन तुम्हें बहुत पसंद करता है? लू टिंगजियाओ ने दुखी भाव से कहा। जब उसके अपने खजाने पर किसी और की नजर पड़ गई तो उसे बहुत चिढ़ हुई। अरे सच में? निंगक्षी हैरान थी। उसे लगा कि जूंग लियाओयुआन उसके प्रति बस नर्म और दयालु था। ये सब तुम्हारी निशानेबाजी की प्रतिभा की वजह से है। उसे अपने निकम्मे बेटे से अब कोई उम्मीद नहीं बची थी, इसलिए उसने अपनी सारी उम्मीदें तुम पर लगा दी, और शायद उसने तुम्हें अपनी टीम में शामिल करने का इरादा नहीं छोड़ा है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो, लू टिंगजियाओ ने चेतावनी दी। ओह, निंगक्षी ने सिर हिलाया। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं उस टीम में शामिल नहीं होंगी, और तो और वहां रहकर मैं अपनी आज़ादी भी गंवा दूंगी। अगर मुझे कुछ हफ्तों तक तुमसे मिलने से मना कर दिया जाए तो मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, जब तक कि मैं पूरी तरह थक न जाऊं। लू टिंगजियाओ का कठोर चेहरा नरम पड़ गया। उसने उसे गले लगाया और उसके गाल पर चुंबन किया, फिर उसकी तरफ देखा। निंगक्षी, याद रखना आज तुमने क्या कहा था। वो दिन कभी नहीं आएगा। मैं तुम्हें अपना मन बदलने का मौका नहीं दूंगा। ओह, मुझे माफ करना। क्या मैं बीच में बोल रहा हूँ? लू जिंगली ने अपने हाथों से अपनी आंखें ढक लीं। क्या बात है? लू टिंगजियाओ ने पूछा। हाँ, लगता है कोई मुसीबत मोल लेने आया है। बाहर जाकर देखो। थोड़ी देर बाद लू जिंगली, लू टिंगजियाओ और निंगक्षी अपने सामने वाले आंगन में खड़े थे। वहां काले फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता था, जिसकी पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें धुंधली रोशनी में बिखर रही थीं, जिससे बेचैनी का एहसास हो रहा था। ये है। फूलों के गुलदस्ते को देखकर निंगक्षी ने भौहें चढ़ाईं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये काला थॉर्न एप्पल है। लू जिंगली ने पुष्टि की। हाँ, किसी के जन्मदिन पर यह काला और दुर्भाग्यपूर्ण फूल देकर कोई स्पष्ट रूप से परेशानी की तलाश में है। निंगक्षी ने लू टिंगजियाओ की ओर देखा और असहज महसूस किया। उसे काले कांटे वाले सेब के बदला का मतलब याद आ गया। क्या वह बहुत ज्यादा सोच रही थी? अध्याय 861। एक जाना पहचाना माहौल। अध्याय 861। एक जाना पहचाना माहौल। लू टिंगजियाओ ने सतह पर कोई भाव नहीं दिखाया, इसलिए कोई नहीं जानता था कि वह उस समय क्या सोच रहा था। क्या आप सुरक्षा कैमरे की जांच करना चाहते हैं? निंगक्षी ने पूछा। लू टिंगजियाओ ने अपने फोन की स्क्रीन पर टैप किया, फिर सिक्योरिटी कैमरे के फुटेज खोले। कुछ देर देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि फूलों का गुलदस्ता कहीं से प्रकट हो गया था। निंगक्षी ने भौहें चढ़ाईं। फुटेज का एक हिस्सा हटा दिया गया था। फूलों का हवा से प्रकट होना असंभव था। ये स्पष्ट था कि फुटेज में किसी न किसी तरह से बदलाव किया गया था। लू जिंगली ने कहा, छोटी मोटी चालें। उसने मेरे भाई के खिलाफ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? लू टिंगजियाओ ने स्क्रीन पर फिर से कुछ बार टैप किया। ऐसा लगा जैसे वह कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा हो। कुछ मिनट बाद उसने फुटेज दोबारा खोला और अब उन्हें एक छाया दिखाई दी। फुटेज में एक आदमी धीरे धीरे पास आता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने काली कमीज और काली पैंट पहनी हुई थी और लगभग रात में विलीन हो गया था। उसके हाथ में काले फूलों का एक गुलदस्ता था और वह धीरे धीरे प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा था। वह झुका और फूलों को वहीं छोड़ दिया, फिर वापस खड़ा हुआ और चारों ओर देखने लगा। रोशनी मंद थी और उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए एक काला मास्क पहना हुआ था, इसलिए सिर्फ एक धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी। वह काफी देर तक चुपचाप वहीं खड़ा रहा। अचानक उस आदमी ने ऊपर देखा और सिक्योरिटी कैमरे की तरफ बढ़ा। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह आदमी कैमरे के पीछे से उन्हें घूर रहा हो
और उन्हें घमंड से उकसा रहा हो। जल्द ही वह आदमी मुड़ा और चला गया। उसके शरीर से कुछ काली पंखुड़ियां गिर गईं। फिर वह रात में गायब हो गया। भाई, मैंने इसकी जांच की है और यह सिर्फ फूल हैं, अंदर कुछ भी खतरनाक नहीं है। यह शायद सिर्फ एक शरारत है, लू जिंगली ने कहा। लू जिंगली ने फूल उठाए और उन्हें देखा। फिर उसने उन्हें लू जिंगली की ओर बढ़ाते हुए कहा, इन्हें फेंक दो। ठीक है, लू जिंगली ने सिर हिलाया। अगर बूढ़े ने ये देख लिया तो बहुत बुरा होगा। लू टिंगजियाओ के पीछे चलते हुए निंगशी ने अनजाने में अंधेरे में देखा। ये कौन होगा जो आज के दिन ये फूल दे रहा है? उस पर ध्यान मत दो, बस कुछ उबे हुए लोग हैं। लू टिंगजियाओ ने उसके सिर पर थपथपाया और ऐसा लगा जैसे उसे इस अजीब घटना की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अचानक उनके पीछे से एक हौंफती हुई आवाज आई। एक नौकरानी पुकार रही थी, पहले मालिक, आप यहाँ हैं। मालिक और मैडम आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, लू टिंगजियाओ ने जवाब दिया। फिर उसने निंगशी को याद दिलाया, मेरा इंतजार करो, कहीं मत जाओ। हम ठीक है, जल्दी जाओ। लू टिंगजियाओ के जाने के बाद निंगशी थोड़ी देर के लिए अकेली पड़ गई। फूल भले ही लू टिंगजियाओ के लिए कोई बड़ी बात न हो, लेकिन सिक्योरिटी फुटेज वाले आदमी ने उसे एक जाना पहचाना सा एहसास दिया। अध्ययन कक्ष में, इधर आओ, बैठो। लू चोंगशान सीधे मुद्दे पर आ गया। टिंगजियाओ, लिटिल ट्रेजर की कलाई की ताकत में काफी सुधार हुआ है। उसके चलने का तरीका और उसकी बनावट भी बदल गई है। कुल मिलाकर वो पहले से काफी बेहतर लग रहा है। क्या उसने हाल ही में कोई ट्रेनिंग ली है? हमने उसके लिए एक मास्टर को काम पर रखा है, लू टिंगजियाओ ने उत्तर दिया। लिटिल ट्रेजर सीखने को तैयार था, वह अब तक अच्छी तरह सीख रहा है। ठीक है, लू चोंगशान ने संतुष्टि में सिर हिलाया। अध्याय 862, आपके पोते की भावी माँ। अध्याय 862, आपके पोते की भावी माँ। ठीक है, टिंगजियाओ, क्या तुम अभी जियाओ शी के साथ रह रही हो? यान रुई ने लापरवाही से पूछने की कोशिश की। नहीं, लू टिंगजियाओ ने उत्तर दिया। यान रुई को इसी जवाब की उम्मीद थी। वह जानती थी कि उसके बेटे के व्यक्तित्व को देखते हुए वे बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बेटे का स्वभाव ऐसा था कि अगर वे अभी भी रिश्ते में होते तो भी उस लड़की के साथ पूरी तरह से घुलने मिलने में बहुत समय लग सकता था। यान रुई ने फिर सुझाव दिया, क्या तुम्हें डर है कि पत्रकार तुम्हें देख लेंगे? तुम उसके लिए एक बंगला क्यों नहीं ले लेते? फिर तुम और लिटिल ट्रेजर भी वहां रह सकते हो। लू टिंगजियाओ ने अपनी मां की ओर देखा। यान रुई को एहसास हुआ कि उसने अपना रवैया कुछ ज्यादा ही जल्दी बदल लिया है, इसलिए उसने अपनी बात छुपाने की कोशिश की। अच्छा, मेरा मतलब है कि तुम दोनों बहुत व्यस्त हो, खासकर वह जल्दी निकल जाती होगी और देर रात लौटती होगी। तो आमतौर पर लिटिल ट्रेजर की देखभाल कौन करता है? तुम लोगों के लिए साथ रहना ज्यादा आसान होगा। फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ नौकरों का भी इंतजाम कर सकती हूँ। क्या यह अच्छा विचार नहीं है? लू चोंगशान उससे सहमत दिखे। उन्होंने कहा, बंगले को उसके नाम पर कर दो। वह इतने लंबे समय तक लिटिल ट्रेजर की देखभाल करने के लिए इसकी हकदार है। अंततः दोनों ने लिटिल ट्रेजर पर निंगशी के प्रभाव को स्वीकार किया और उन्हें उम्मीद थी कि वह लिटिल ट्रेजर को शिक्षित करने में अधिक समय दे सकेगी, लेकिन वे अभी भी उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाए थे। इसलिए उन्होंने निगरानी के लिए कुछ नौकर रखने का सुझाव दिया। ये ठीक है, हम अभी ठीक हैं। लू टिंगजियाओ को एहसास हुआ कि वे क्या साजिश रच रहे थे और उसने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लू चोंगशान ने भौहें चढ़ाईं। अब क्या हाल है? अगर तुम दोनों इतने व्यस्त हो तो लिटिल ट्रेजर शायद कुछ दिनों तक तुम दोनों से मिल भी ना पाए। मिलते वक्त भी तुम लोगों को बहुत छुप छुप कर रहना पड़ता है, इसीलिए तो मैंने कहा था कि उसका करियर मुश्किल है। वो नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती? यह सही है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वह इस्तीफा दे दे और अपना सारा प्रयास लिटिल ट्रेजर की देखभाल में लगा दे? हम उसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। लू टिंगजियाओ दोनों बुजुर्गों को देखते हुए चुप रहा और थोड़ी देर बाद बोला, तो आप कह रहे हैं कि वह इस्तीफा देने के बाद पूर्णकालिक गृहिणी बन सकती है? लू चोंगशान और यान रुई स्तब्ध रह गए। पूर्णकालिक गृहिणी, वो क्या था? वे उस औरत को लिटिल ट्रेजर की प्राइवेट ट्यूटर बनाना चाहते थे। इस बदमाश को ये बात पता थी और उसने इसे उसी तरह से कहने की कोशिश की। अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ, लू टिंगजियाओ ने कहा। यान रुई असहाय दिखी। टिंगजियाओ, इतनी सारी खूबसूरत और बेहतरीन लड़कियां हैं, तो फिर वो ही क्यों? वह सोचती थी कि उसके बेटे को औरतें पसंद नहीं हैं, लेकिन अब जब उसे यकीन हो गया था कि उसे औरतें पसंद हैं, तो फिर क्यों न कोई और अधिक उत्कृष्ट लड़की हो जो उसके लिए अधिक योग्य हो। जियाओ का कौन सा हिस्सा उससे बेहतर नहीं है? लू चोंगशान नाखुश था। लू टिंगजियाओ खड़ा हुआ और अपनी आस्तीन ठीक करके जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन बाहर निकलने से पहले उसने गंभीर स्वर में कहा, वह एकमात्र लड़की है जो मुझे उत्तेजित कर सकती है। लू चोंगशान और यान रुई अवाक थे। जब वे चुप रहे, लू टिंगजियाओ ने मुड़कर कहा, यदि आप भविष्य में और अधिक पोते पोतियां चाहते हैं तो कृपया अपने पोते की होने वाली माँ के साथ बेहतर व्यवहार करें। फिर वह हैरान बुजुर्ग दंपत्ति को पीछे छोड़कर चला गया। अध्याय 863, यह सही है, असली बच्चा। अध्याय 863, यह सही है, असली बच्चा। थोड़ी देर बाद वृद्ध दंपति को होश आ गया। वो बदमाश, क्या उसने सच में अपने माता पिता से ऐसे ही बात की थी? यान रुई बहुत नाराज हुई। फिर उसने घबराकर लू चोंगशान की तरफ देखा। चोंगशान, क्या तुम्हें लगता है कि टिंगजियाओ गंभीर था? मुझे कैसे पता चलेगा? लू चोंगशान अवाक रह गया। मुझे लगता है कि यह सचमुच संभव है। अगर नहीं तो आपका बेटा उस महिला के प्रति इतना वफादार क्यों होगा?
लू चोंगशान का चेहरा उदास हो गया और वह चुप रहा। अगर लू जिंगली ने ऐसा कहा होता तो वह उसे थप्पड़ मार देता, लेकिन ये बात उसके बड़े बेटे ने कही थी और पिछले साल जो कुछ हुआ उसे देखते हुए ये सच भी हो सकता है। 5 साल पहले वे बहुत ज्यादा चिंतित थे और उन्होंने कुछ अतिवादी तरीके भी अपनाए जिससे हालात और बिगड़ गए। आखिरकार वह महिलाओं से दूर रहने लगा और इसके कुछ गंभीर परिणाम भी हो सकते थे। यान रूई को अचानक कुछ ख्याल आया और वह उत्साह से कमरे में इधर उधर टहलने लगी। एक पोता पोती, पोती होना कितना अच्छा होगा। वह लड़की काफी सुंदर लग रही है, उसकी बेटी भी बहुत सुंदर होगी, तो लिटिल ट्रेजर अब अकेली नहीं रहेगी। लू चोंगशान ने बड़बड़ाते हुए सुना कि यान रूई खुद से बुदबुदा रही थी। तुम क्या सोच रही हो? हालांकि निंगक्षी के अपने पोते पोतियों की मां बनने के प्रस्ताव पर वह नाराज लग रहा था, लेकिन वह खुद भी इसके लिए उत्सुक था। उसकी कोई बेटी नहीं थी और उसके सभी बेटे चिंताग्रस्त थे, इसलिए अगर उसकी एक प्यारी सी पोती होती तो वह क्या करता? बिल्कुल नहीं। बस करो, वह उस बदमाश के जाल में नहीं फंसने वाला था। फिर भी लू टिंगजियाओ की रणनीति कारगर रही। पोती की छवि का बीज उनके मन में पहले से ही बोया जा चुका था। एक प्यारी पोती। प्लेटिनम पैलेस में निंगक्षी ने गहरी नींद में सो रहे लिटिल ट्रेजर को सावधानीपूर्वक बिस्तर पर लिटा दिया और उसे चादरों से ढक दिया। निंगक्षी बिस्तर के पास खड़ी रही और छोटे बन के मुलायम सफेद चेहरे को घूरती रही। लू टिंगजियाओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज रात हमारा छोटा खजाना वाकई बहुत अच्छा था? हाँ, बिल्कुल मेरी तरह, लू टिंगजियाओ ने जवाब दिया। लू टिंगजियाओ के गंभीर चेहरे को देखकर निंगक्षी हंस पड़ी। बिल्कुल सही, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसकी बात करें तो रात बचाने के लिए ये सब तुम्हारा शुक्रिया था। जब गुआन जिचेन लिटिल ट्रेजर पर चिल्लाया तो मैं खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन फिर तुमने मुझे इशारा कर दिया। लेकिन अगर लिटिल ट्रेजर उस समय कुछ नहीं बोलता तो क्या होता? निंगक्षी ने पूछा। मैं हमारे डीएनए की पुनः जांच करूंगा, लू टिंगजियाओ ने उत्तर दिया। उफ, निंगक्षी अवाक रह गया। उसे अपने जीन पर पूरा भरोसा था। क्या वह ये कहना चाह रहा था कि लू टिंगजियाओ का बेटा इतना बेकार नहीं होगा? अब सब ठीक है, लिटिल ट्रेजर सचमुच तुम्हारा बच्चा है। जैसा बाप वैसा बेटा। हाँ, निंगक्षी। लू टिंगजियाओ अचानक उसे घूर रहा था। क्या हो रहा है? लू टिंगजियाओ हिचकिचाते हुए बोली। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? क्या ख्याल है? निंगक्षी उलझन में दिखी। वह लिटिल ट्रेजर तुम्हारा असली बच्चा नहीं है। पूछते समय लू टिंगजियाओ थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। निंगक्षी ने पलकें झपकाईं और लगभग तुरंत जवाब दिया। मुझे इससे क्या आपत्ति होगी? मुझे इससे भी कोई आपत्ति नहीं होगी यदि लिटिल ट्रेजर आपका असली बच्चा न भी हो। अध्याय 864, तुम मेरे एकमात्र हो। अध्याय 864, तुम मेरे एकमात्र हो। उसे लिटिल ट्रेजर इसलिए पसंद था क्योंकि वह लिटिल ट्रेजर था। उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि वह किसका बच्चा था। उसे पता नहीं क्यों, पर उसे उससे एक गहरा लगाव था। जब से वह उससे पहली बार मिली थी, उसे हर बार उसे देखकर बेहद खुशी होती थी। निंगक्षी के जवाब ने लू टिंगजियाओ को मुस्कुरा दिया। ठीक है, यह न पूछने से बेहतर था। ठीक है, लू टिंगजियाओ, तुम्हारे माता पिता ने अभी तुमसे किस बारे में बात की? निंगक्षी को लगभग यकीन था कि उन्होंने उसके बारे में बात की थी, इसलिए वह उत्सुक थी। लू टिंगजियाओ ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया। हमने अपनी बेटी के बारे में बात की। हमारी बेटी कब से हो गई? क्या तुमने उनसे झूठ बोला कि मैं गर्भवती हूँ? मैं तब तक उनके लिए बच्चा कैसे ढूंढूंगी? निंगक्षी अचानक घबरा गई। मैंने नहीं किया, लू टिंगजियाओ ने उत्तर दिया। निंगक्षी चुपचाप उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगी। मैंने अभी कहा कि मैं केवल तुम्हारे लिए उत्तेजना पैदा कर सकता हूँ, इसलिए यदि वे चाहते हैं कि लिटिल ट्रेजर की एक बहन हो तो उन्हें तुम पर निर्भर रहना होगा और इसलिए उन्हें तुम्हारे साथ बेहतर व्यवहार करना होगा। निंगक्षी दंग रह गई। ये तो झूठ बोलने से भी बदतर है। उसके गर्भवती होने के बारे में झूठ बोलना कहीं बेहतर था। लू टिंगजियाओ ने उसकी आंखों में देखा। मैंने झूठ नहीं बोला। निंगक्षी ने आंखें सिकोड़ लीं। सच में? क्या तुमने पहले कभी किसी और औरत के साथ ऐसा किया है? मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लू टिंगजियाओ ने जवाब दिया। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि तुम सिर्फ मेरे लिए ही ऐसा कर सकते हो? और अगर तुम किसी दूसरी औरत के साथ उत्तेजित नहीं हो सकते तो लिटिल ट्रेजर का जन्म कैसे हुआ? निंगक्षी ने इस अहम सवाल के बारे में सोचा। लू टिंगजियाओ की अभिव्यक्ति ऐसी हो गई मानो उसका रहस्य उजागर हो गया हो। निंगक्षी जानती थी कि वह इस मुद्दे को लेकर काफी संवेदनशील है, इसलिए उसने उससे पहले कभी इस बारे में नहीं पूछा था। फिर भी आज उसने गलती से। मैं तो बस पूछ रही हूँ, अगर आप नहीं चाहते तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, निंगक्षी ने जल्दी से कहा। हर किसी के पास कुछ न कुछ ऐसा था जिसके बारे में वे बात नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा उसे लू टिंगजियाओ के अतीत की भी कोई परवाह नहीं थी। लू टिंगजियाओ ने अपनी भौहों के बीच की जगह भींची और थोड़ी देर चुप रहा। थोड़ी देर बाद उसने उसकी तरफ देखा और आह भरी। मैंने पहले कभी किसी औरत को नहीं छुआ। मेरे माता पिता चिंतित थे और यहाँ तक सोचते थे कि मैं समलैंगिक हूँ, लेकिन जब मैंने उन्हें साबित कर दिया कि मुझे मर्द पसंद ही नहीं तो वे और भी ज्यादा चिंतित हो गए। 5 साल पहले उन्होंने जिंगली के साथ मिलकर मुझे नशीला पदार्थ दिया और फिर एक औरत के साथ मिलवा दिया। मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ था, लेकिन मैंने ऐसा सिर्फ एक बार किया है, इसलिए लिटिल ट्रेजर उस समय जो हुआ उसका नतीजा होना चाहिए। निंगक्षी की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लू टिंगजियाओ का पहला अनुभव इतना बुरा होगा। ये तो बहुत ज्यादा है। कोई आश्चर्य नहीं कि लू टिंगजियाओ इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। एक आदमी के लिए यह वाकई एक मुश्किल विषय था और लू टिंगजियाओ के स्वर से ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ज्यादा नशा दिया गया है।
तो हो सकता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ हो। क्या शैतान हावी हो रहा है? अब इसके बारे में सोचना बंद करो, लू टिंगजियाओ ने कहा। उसके बाद दवाएं भी मुझ पर काम नहीं करती। निंगशी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उन्होंने जो मनोवैज्ञानिक आघात सहा था वह बहुत कठोर था। कितना दयनीय। वास्तव में आपसे मिलने से पहले मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं अलैंगिक हूँ, लू टिंगजियाओ ने कहा। निंगशी ने अपनी भौहें उठाईं। अलैंगिक? लू टिंगजियाओ ने सिर हिलाया और फिर उसे गले लगा लिया। तो इसमें कोई शक नहीं कि तुम मेरी इकलौती हो। अध्याय 865। बहुत सुंदर दिखने की समस्या। अध्याय 865। बहुत सुंदर दिखने की समस्या। जिस दौरान निंगशी चेन मिया के साथ नई फिल्म पर काम कर रही थी, लिंग झिझी ने उन्हें एक मैगजीन शूट और कुछ मशहूर ब्रांड्स के उद्घाटन समारोहों में काम सौंपा था। इसके अलावा वह अपना ज्यादातर समय स्टूडियो में ही बिताती थी। उसने अपना सारा पैसा अपने स्टूडियो में लगा दिया था और अब जब उसका कारोबार बेहतर हो रहा था तो उसे आखिरकार कुछ पैसे वापस मिल गए। इसके अलावा स्टूडियो का घाटा बंद हो गया था और वह मुनाफा कमाने लगा था। निंगशी खुश थी कि उसके बैंक में जमा पैसा हर दिन धीरे धीरे बढ़ रहा था। वह संतुष्ट और प्रेरित महसूस कर रही थी। सुबह एक कार्यक्रम के बाद वह काम करने के लिए जल्दी से अपने स्टूडियो पहुंची। जब वह अपने काम में व्यस्त थी तभी एक खास उपद्रवी वहां आ धमका। जियांग मुये, मैं आज बहुत व्यस्त हूँ। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि मैं प्रस्ताव तैयार कर रही हूँ? मुझे कल सुबह एक जरूरी क्लाइंट से मिलना है। जियांग मुये असल में उसके लिए उसके स्टूडियो गई थी। वह अवाक थी। अरे, क्या तुम ज्यादा पेशेवर और जिम्मेदार हो सकते हो? तुम तो अपनी फिल्म के प्रीमियर पर भी नहीं जा रहे। हमेशा अपनी पार्ट टाइम नौकरी करते रहते हो, जियांग मुये ने गुस्से से कहा। निंगशी नाराज हो गई। बकवास, मैंने सिर्फ एक सीन में काम किया था और वो भी बस कुछ ही मिनटों का। ठीक है, जियांग मुये उस फिल्म के बारे में बात कर रहा था जिसमें उसने उसकी पहली प्रेमिका की भूमिका निभाई थी। फिल्म हाल ही में प्रसारित हुई थी। उसके उत्साह ने उसे चौंका दिया क्योंकि वह पहले कभी इतना प्रेरित नहीं हुआ था। निंगशी को उसे द वर्ल्ड के प्रीमियर पर जाने के लिए याद दिलाना पड़ा, लेकिन इस बार उसे निंगशी को भी घसीटकर साथ ले जाना पड़ा। अंत में निंगशी को प्रीमियर में भाग लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिल्म का शीर्षक था हमारा 18 साल का युवा, जो स्कूल में किशोरावस्था के हाल ही में लोकप्रिय हुए विषय पर केंद्रित थी। इतने प्रसिद्ध निर्देशक और आकर्षक अभिनेताओं की टोली के साथ साथ पर्याप्त धन के साथ उन्होंने भव्य प्रचार किया। यह निश्चित था कि निर्माण अवधि 1 महीने से भी कम होने के बावजूद वे निश्चित रूप से दर्शकों को आकर्षित करेंगे। जैसी की उम्मीद थी, जियांग मुये के असाधारण प्रभाव के कारण प्रत्येक सिनेमाघर लगभग हाउसफुल था। जियांग मुये संतुष्ट था। क्या अब तुम मेरी लोकप्रियता महसूस कर सकते हो? निंगशी ने अपनी आवाज धीमी की और उसकी तरफ देखा। ग्लोरी, एक दोस्त होने के नाते मुझे तुम्हें याद दिलाना है कि तुम्हें अपना स्टाइल बदल लेना चाहिए, या फिर तुम जिंदगी भर एक आदर्श बने रहना चाहते हो? जियांग मुये ने उसकी तरफ देखा। और क्या कर सकती थी मैं? मेरे चेहरे को तो देखो जो चिल्ला रहा है। आदर्श? अगर मैं अपनी शैली बदलकर पूरी तरह से एक अभिनेता बन जाऊं तो क्या तुम्हें लगता है लोग मेरी क्षमताओं पर विश्वास करेंगे? मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लोग यही कहेंगे कि मैं अपने रूप रंग की वजह से ही काम चला लेती हूँ। निंगशी उसे दिलासा देने ही वाली थी कि तभी उसने कहना शुरू किया, बहुत सुंदर दिखने की यही समस्या है। निंगशी चुप रही। फिल्म जल्द ही शुरू हो गई। चेन मिया की पहली फिल्म स्टार मून सन क्लासिक फिल्मों में से एक थी और उनकी लव इन द फ्यूचर भी असाधारण थी, इसलिए निंगशी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हालांकि फिल्म के अंत में वह लगभग सो ही गई थी। हालांकि उन्हें एहसास था कि चेन मिया की फिल्में ज्यादा से ज्यादा व्यावसायिक होती जा रही हैं, फिर भी उनकी अपनी खासियतें थीं। लेकिन ये फिल्म सिर्फ दिखावे के लिए बनाई गई थी। कथानक को और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रेम त्रिकोण, गर्भपात और धोखाधड़ी जैसे अजीबोगरीब मोड़ डाले गए थे, इसलिए इसमें कुछ भी नया नहीं था। युवा पीढ़ी को कोई सकारात्मक संदेश देने का भी कोई संकेत नहीं था। अध्याय 866। इस दुनिया से बाहर एक सौंदर्य। अध्याय 866। इस दुनिया से बाहर एक सौंदर्य। यह कोई युवा नाटक नहीं था, यह एक धारावाहिक था और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। दर्शक भी बेवकूफ नहीं थे। कुछ तो सिनेमाघर बीच में ही छोड़कर चले गए। जो लोग गए उनमें से ज्यादातर शिकायत करते हुए गए। यह क्या है? क्या एक युवा नाटक में ये सब घिसी पिटी बातें होनी चाहिए और कुछ भी ठोस नहीं होना चाहिए? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसे चेन मिया ने निर्देशित किया है। और फिर जियांग मुये है। क्या उस पर माँ जिंगताओ का साया था? वह इतना बुरा कैसे कर सकता है? मुझे लगा कि द वर्ल्ड देखने के बाद उसमें वाकई बहुत सुधार आया है, इसलिए मैं वाकई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि फिल्म क्या कहना चाह रही थी। वह लड़का सिर्फ इसलिए बदमाश बन रहा था क्योंकि वह अपने पहले प्यार को भूल नहीं पा रहा था। फिर उसने लड़की का गर्भपात करवा दिया और उसे इस बात का भी अफसोस नहीं था कि वह सर्जरी के कारण लगभग मर ही गई थी। मैं सचमुच निराश हूँ। जियांग मुये ने ये काम क्यों किया? भले ही मैं यहाँ सिर्फ जियांग मुये के लिए हूँ, मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जियांग मुये सारी शिकायतों के बीच चुप रहा। अब उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। निंगशी ने कुछ नहीं कहा, बस उसके कंधे पर थपथपाया। जैसे जैसे फिल्म खत्म होने वाली थी, दर्शकों का गुस्सा भी चरम पर पहुंच गया। कचरा, मुझे मेरे पैसे वापस दो। मुझे लगा था कि सू यिमो का स्टार ओशन उसके ठंडे भावहीन चेहरे के साथ ही काफी खराब था, लेकिन इसने तो नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुझे लगता है स्क्रिप्ट में कोई समस्या है। कुछ भी समझ में नहीं आया। मुख्य किरदार पूरे समय बस एक बेवकूफ बना रहा।
फिल्म का अंत शायद दुखद होगा। 1 सितारा रेटिंग, बस इतना ही। फिल्म में नायिका हार मानकर चली गई थी। नायक नशे में था और एक कब्र पर गिर पड़ा। जैसा कि कहा जाता है, हर कोई जानता था कि बारिश आने वाली है। जैसी कि उम्मीद थी, जैसे ही मुख्य पुरुष पात्र कब्र के सामने घुटने टेकता है, धूसर आकाश से बारिश शुरू हो जाती है और दृश्य फ्लैशबैक में बदल जाता है। निंगशी सीधी होकर बैठ गई। इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उसे वो कुछ दयनीय पल दिखाई दिए जो उसने स्क्रीन पर बिताए थे। अस्पताल के कमरे में नायक का पहला प्यार बेकाबू हो गया था। लड़की ने सफेद पोशाक पहनी हुई थी और नायक की छाती से लिपटी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसके पीले छोटे चेहरे पर बिखरे हुए थे, फिर भी उसकी मुस्कान खिली हुई थी। उसकी आंखें इतनी साफ थीं मानो कोई फरिश्ता धरती पर उतर आया हो। एक बेहद कमजोर शरीर के भीतर एक असीम सुंदरता जो अच्छाई और क्रूरता के बीच एक गहरा विरोधाभास पैदा कर रही थी। जब स्क्रीन लड़की के चेहरे पर शिफ्ट हुई तो अचानक आई सुंदरता ने सभी की सांसें रोक दी। मुख्य पात्र के पहले प्यार का जिक्र बातचीत में हो चुका था और पूरी फिल्म में नहीं दिखाया गया था, इसलिए उसके किरदार की उदासी बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं थी। इस दृश्य के आने तक ही लोगों को समझ में आया कि मुख्य पात्र इतने सालों बाद भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा था। चाहे वह कोई भी हो, कोई भी पुरुष ऐसी महिला से मिलने के बाद शायद दोबारा प्यार में नहीं पड़ पाएगा। अंत में जब लड़की ने आखिरी बार अपनी आंखें बंद की तो उसके चेहरे पर केवल एक मुस्कान और उस लड़के के लिए उसका अथाह प्यार बचा था। वह वास्तव में एक ऐसी सुंदरता थी जो इस दुनिया से बाहर थी। अध्याय 867, क्या आप एक बार के लिए प्यार में नहीं पड़ सकते? अध्याय 867, क्या आप एक बार के लिए प्यार में नहीं पड़ सकते? दृश्य में जियांग मुये उस लड़की को गोद में लिए रो रहा था। कोई संवाद नहीं थे, कोई और आवाज नहीं थी, फिर भी यह प्रभावशाली था। दृश्य की मार्मिकता से ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया निराशा में डूब गई हो और सिनेमा में एक भी आंख सूखी न हो। फिल्म का अंत कई सालों बाद एक ऐसे दृश्य में हुआ जब मुख्य पुरुष और मुख्य महिला कलाकार सड़क पर एक दूसरे से मिलते हैं। क्रेडिट्स दिखाए गए जिससे अंत खुला रह गया। हालांकि अधिकांश लोगों ने अंतिम दृश्य पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे अभी भी उस दृश्य में फंसे हुए थे जहां जियांग मुये रोई थी, क्योंकि भावनात्मक खिंचाव बहुत मजबूत था। ठीक है, मैं इसे वापस लेता हूँ, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए। वह दृश्य जहाँ जियांग मुये रोया था वह इसके लायक है। ये बहुत दुखद था। जैसी कि उम्मीद थी, यह मुये की समस्या नहीं है। उसकी अभिनय क्षमता अभी भी उत्कृष्ट है। बात यह है कि पहला प्यार वाकई बहुत खूबसूरत होता है। वह मेरे सपनों की प्रेमिका जैसी है। वह हर आदमी का सच्चा प्यार होती है। अब मैं अंततः समझ सकता हूँ कि यह फिल्म किस बारे में है। हर पुरुष को ऐसी 1 या 2 महिलाओं से जरूर मिलना होगा और वह अविस्मरणीय अनुभव हमेशा उनके साथ रहेगा। सिनेमा से बाहर निकलने के बाद भी जियांग मुये चुप था। फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है? जियांग मुये ने कुछ देर बाद अचानक पूछा। निंगशी ने उसकी ठुड्डी को छुआ। क्या तुम सच सुनना चाहती हो? दूसरी बार सोचने पर कोई बात नहीं, जियांग मुये ने निराश होकर उत्तर दिया। निंगशी उसके बदलते रवैये को देखकर अवाक रह गई। ये फिल्म पैसे कमाने के लिए बनाई गई थी, ये तुम खुद जानते हो, इसलिए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि इसे इस तरह बनाया गया। तुम बस बदकिस्मत हो क्योंकि चेन मियां इसे बनाते समय अपनी सबसे अच्छी हालत में नहीं थे। तुम खुद भी कुछ ज्यादा घटिया नहीं हो। मुझे पता है, जब तक मुझे पैसे मिलते रहेंगे मुझे इतनी परवाह नहीं है। चाहे मैं कितना भी घटिया काम करूं, मेरे प्रशंसक उसे देखेंगे ही। जियांग मुये ने आगे कहा। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। मैंने हमेशा ऐसा ही सोचा था, लेकिन हाल ही में मुझे लगा कि यह बहुत ही घटिया है। मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें मुक्का मार दूं। तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी तुमने वो कर दिखाया है जो लोग जिंदगी भर नहीं कर पाते। एक फिल्म से करोड़ों कमा रहे हो और प्रशंसक तुम्हारा साथ देते हैं, चाहे तुम कितना भी बुरा करो, इसलिए शुक्रगुजार रहो। तुम मुझसे अलग हो। मेरा करियर असल में अभिनय है, इसलिए खुश रहो। निंगशी ने उसे अभिनय को ज्यादा गंभीरता से लेने के लिए मनाने की जहमत नहीं उठाई। हर किसी की अपनी जीवनशैली पसंद थी और उसे मजबूर करने का कोई मतलब नहीं था। जियांग मुये का चेहरा बहुत बुरा लग रहा था। इतना पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं है, तो क्या हुआ अगर बहुत से लोग मुझे पसंद करने लगे? कोई मतलब ही नहीं है। मैं जिस व्यक्ति को पसंद करता हूँ वह मुझे पसंद नहीं करता। मुझे ये सारा पैसा किस पर खर्च करना चाहिए? कृपया, मैं आपके स्तर का नहीं हूँ जो पैसे को बेकार कचरा समझता है। मुझे वापस जाना होगा और अधिक पैसा कमाने के लिए अपने प्रस्तावों पर काम करना होगा। चले जाओ। क्या तुम एक बार भी प्यार में नहीं पड़ सकते? मैंने ऐसा क्या कहा जिससे तुम्हें ऐसा लगा? आपका हर शब्द। तुम पागल हो जियांग मुये। ओह, मेरे प्यारे बॉस बाहर गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं। मुझे उनकी याद आती है। ये प्यार भरा व्यवहार है। ठीक है। आखिरकार वह जियांग मुये से दूर हो गई, जो रजोनिवृत्ति से पीड़ित लग रही थी, और घर लौट आए। उसने देखा कि लाइटें जल रही थीं, तभी उसने देखा कि लू टिंगजियाओ सोफे पर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अध्याय 868, क्या आपके मुंह पर शहद है? अध्याय 868, क्या आपके मुंह पर शहद है? निंगशी उसे देखकर हैरान रह गई। उसने अपना बैग एक तरफ फेंका और सीधे उसके पास गई। बॉस, आप वापस आ गए। लू टिंगजियाओ ने अपना लैपटॉप मेज पर रखा और उसे सावधानी से अपनी गोद में खींच लिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाया हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए सबसे अच्छा उपहार हो। लू टिंगजियाओ मुस्कुराई। क्या तुम्हारे मुंह पर शहद लगा है? स्वाद लेना चाहते हो? लू टिंगजियाओ की नजरें दूसरी तरफ चली गईं। मुझे याद है तुम्हारा पैर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। निंगशी अचानक घबरा गई। नहीं, अभी भी निशान है। देखो। लू टिंगजियाओ ने उसे घूरकर देखा।
क्या तुमने वो मरहम इस्तेमाल किया जो मैंने तुम्हें पहले दिया था? मैं इसे हर रोज इस्तेमाल करता हूँ। मेरे शरीर पर आमतौर पर बहुत लंबे समय तक निशान नहीं रहते। चिंता मत करो। क्या आप फिल्म देखने गए थे? लू टिंगजियाओ ने पूछा। वाह, तुम्हें कैसे पता चला? निंग शी फिर से हैरान हो गई। लू टिंगजियाओ ने अपने एक बैग पर नजर डाली जिसे उसने एक तरफ फेंक दिया था। ये प्रीमियर की तरफ से एक छोटा सा तोहफा था जिस पर फिल्म का नाम छपा था। हाँ, किसके साथ? उहजियांग मुये। निंग शी ने महसूस किया कि शैतान से झूठ न बोलना ही सबसे अच्छा है। ये पूरी तरह से काम के उद्देश्य से था। मैंने उनकी फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। कौन सा चरित्र? शैतान हमेशा ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्यों पूछता था? निंग शी हिचकिचाई। उसका पहला प्यार। इससे पहले कि लू टिंगजियाओ कुछ कह पाती, निंग शी ने जल्दी से अपनी बात जारी रखी। मैं स्क्रीन पर केवल कुछ मिनटों के लिए थी। इस फिल्म में हमारा अंत केवल कुछ मिनटों का था और यह बिल्कुल भयानक था। हालांकि निंग शी को उसका स्पष्टीकरण बचकाना लगा, पर वह उपयोगी था। लू टिंगजियाओ के चेहरे पर नरमी आ गई। ओह, क्या तुम लिटिल ट्रेजर गए हो? निंग शी ने पूछा। मैं उतरते ही आ गया। क्या तुम सच में उसके पिता हो? निंग शी ने स्पष्ट किया। लिटिल ट्रेजर ने उस दिन डिनर वाली घटना के बाद कुछ नहीं कहा। लू टिंगजियाओ ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। शक्तिशाली कौशल को आमतौर पर शांत होने का समय चाहिए होता है। निंग शी हंसी। बॉस, आपको तो ये सब पता है। क्या आप गेम भी खेलते हैं? यह उपमा बहुत उपयुक्त थी। थोड़ा सा। दरअसल उसके साथ एक आम भाषा स्थापित करने के लिए वह तकनीकी गेमिंग शब्दों के बारे में सीख रहा था जो अक्सर ऑनलाइन इस्तेमाल किए जाते थे। अगली सुबह निंग शी जल्दी उठी और अपने सारे तैयार किए हुए दस्तावेजों की जांच की। फिर एक स्मार्ट ड्रेस पहनी। फिर वह एसेफ कंपनी की मुख्य शाखा में गई जो उसके सबसे बड़े संभावित ग्राहकों में से एक थी। एसेफ एक ऐसा रिटेलर था जो उच्च स्तरीय लग्जरी वस्तुओं पर केंद्रित था और एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्रांड था। दरअसल एसेफ के जरिए कई डिजाइनर लोकप्रिय हो गए थे। निंग शी ने उनसे आधे महीने पहले ही मिलने का कार्यक्रम तय कर लिया था। इन कुछ हफ्तों में उसने बातचीत से जुड़े हुनर पर शोध और अध्ययन किया और अपने प्रस्ताव पर कई रातें बिना सोए भी बिताईं। नमस्ते, मैं स्पिरिट स्टूडियो की संस्थापक निंग शी हूँ। मैंने आज सीईओ वांग के साथ एक मीटिंग तय की है। अध्याय 869। क्या वह सैन्य परिसर नहीं था? अध्याय 869। क्या वह सैन्य परिसर नहीं था? स्पिरिट स्टूडियो, क्या तुमने बुकिंग कर ली है? सेक्रेटरी ने निंग शी की तरफ भौहें चढ़ाईं। हाँ, रुको, मैं देखती हूँ। सेक्रेटरी ने शेड्यूल पलटते हुए अपने नाखूनों से पेज पर हाथ फेरा। ओह, यहाँ नीचे एक नोट है, लेकिन सीईओ वांग इस समय यहाँ नहीं है। वे बाहर गए हैं। क्या? बाहर? निंग शी के चेहरे के भाव बदल गए। क्या वह कम से कम उसे सूचित तो नहीं कर सकता था, भले ही कोई आपात स्थिति हो? उसने तो इसके लिए लिंग झिझी के एक कार्यक्रम के निमंत्रण को भी अस्वीकार कर दिया था। सेक्रेटरी ने माफी का कोई संकेत नहीं दिया और अपना काम करती रही। अगली बार फिर आइएगा। तो फिर अगली बार कब समय मिलेगा? सीईओ वांग कब वापस आएंगे? निंग शी ने फिर पूछा। मुझे यकीन नहीं है, बस नोटिस का इंतजार करो। इतनी लंबी तैयारी के बावजूद उसे फिर से एक और अपॉइंटमेंट लेना पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सब आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये बात कि वह मिल भी नहीं पाए उसे हार का एहसास करा रही थी। ओह, वह तो बस इंतजार ही कर सकती थी। निंग शी समुद्र किनारे बैठकर लहरों को देख रही थी। उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। जैसे ही वह वापस जाने को तैयार हुई, उसने रेलिंग के पास एक बूढ़े आदमी को खड़ा देखा। उसके हाथ में एक छड़ी और सफेद बाल थे, लेकिन उसकी मुद्रा स्थिर लग रही थी। बूढ़ा आदमी समुद्र को देख रहा था और किसी बात को लेकर चिंतित लग रहा था। निंग शी को उससे एक विशेष आभा आती हुई महसूस हुई। फिर वह चलने लगी। अचानक एक पुराने जमाने की रिंगटोन बजी। बूढ़े ने फोन उठाया और उसके चेहरे के भाव बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसे दर्द हो रहा हो। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। निंग शी तुरंत दौड़कर उसके पास गई और उसे पकड़ लिया। सर, सर, क्या हुआ? बूढ़ा आदमी अपनी छाती पकड़े हुए था और उसका चेहरा बैंगनी पड़ रहा था। साफ था कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे दिल का दौरा पड़ गया हो। जैसे ही निंग शी उससे पूछने वाली थी कि क्या वह अपने साथ कोई दवा लाया है, उसने देखा कि एक सफेद छोटी बोतल बूढ़े आदमी के कांपते हाथ से लुढ़क कर पानी में गिर रही है। इससे पहले कि उसका दिमाग कुछ समझ पाता, निंग शी पानी में कूद गई और उसे पकड़ लिया, इससे पहले कि वह और गहराई में डूब जाए। जमीन पर उतरते ही निंग शी ने जल्दी से बोतल खोली। कितनी सौभाग्य से बूढ़ा आदमी अभी भी होश में था और उसने कहा 3। निंग शी ने उसे दवा दी और कुछ आपातकालीन उपचार किए। कुछ देर बाद बूढ़ा व्यक्ति सामान्य रूप से सांस लेने लगा। निंग शी समुद्र और पसीने से भीग चुकी थी। बूढ़े के ठीक होते ही उसने राहत की सांस ली। साहब, मैं आपको अस्पताल पहुंचा दूंगी। नहीं, बूढ़ा हकला रहा था, लेकिन दृढ़ था। युवती, मुझे 7 चांगवान स्ट्रीट भेज दो। तुम सचमुच अस्पताल नहीं जाना चाहते? लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है। जवान महिला, कृपया जल्दी से। निंग शी को एहसास हुआ कि बूढ़ा आदमी अपने फैसले पर अड़ा हुआ था और यह एक जरूरी अनुरोध लग रहा था। इसलिए उसने अपनी कार ली और उसे उसके बताए पते पर ले गई। जब वे गंतव्य तक पहुंचने वाले थे, निंग शी उलझन में थी। चांगएन स्ट्रीट, क्या वह सैन्य परिसर नहीं था? अध्याय 870। धिक्कार है। मुझे किसने ठोकर मारी? अध्याय 870। धिक्कार है।
मुझे किसने ठोकर मारी? जैसी की उम्मीद थी, निंगशी जब प्रवेश द्वार पर पहुंची तो एक सिपाही ने उसे रोक लिया और बोला, कृपया अपना परमिट पास दिखाओ। निंगजू ने बूढ़े आदमी की ओर मुड़कर कहा, सर। बूढ़े आदमी ने धीरे से अपना मुंह खोला और बोला, उसे अंदर आने दो। सिपाही को जब ये पता चला कि पीछे कौन है तो वह चौंक गया। फिर उसने गेट खोलने से पहले स्पष्ट और ऊंची आवाज में कहा, जी सर। निंगशी उस जगह से वाकिफ नहीं थी, इसलिए वह बूढ़े आदमी की कांपती उंगलियों के इशारे पर एक पुराने से दिखने वाले घर तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने बूढ़े आदमी को नीचे उतरने में मदद की। उसे लग रहा था कि बूढ़ा आदमी अभी भी बहुत कमजोर है और शायद उसकी मदद के बिना खड़ा भी नहीं हो सकता। शायद घर पर कुछ हुआ होगा और उसने वापस आने की जिद की होगी। जब वह उसे सीढ़ियों पर चढ़ने में मदद कर रही थी तो घर के अंदर से एक भयानक गोली चलने की आवाज आई। निंगशी हैरान रह गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसे उस बूढ़े आदमी की ज्यादा चिंता थी। उसे डर था कि कहीं उसकी दिल की हालत और बिगड़ न जाए। बूढ़े ने तेजी से कदम बढ़ाए और दरवाजा खोला। अगले ही पल निंगशी ने देखा कि लगभग 18 साल का एक किशोर लिविंग रूम में जमीन पर कांप रहा था। एक लड़की उसे गोद में लिए चिल्ला रही थी, पापा, क्या आप पागल हो गए हैं? कुछ ही कदम की दूरी पर एक अधेड़ उम्र का आदमी हाथ में बंदूक लिए खड़ा था और लड़की की गोद में बैठे युवक को गुस्से से घूर रहा था। उसके गुस्से भरे चेहरे से लग रहा था कि वह उस किशोरी को सचमुच मार ही डालेगा। निंगशी ने उन्हें देखकर डबल रील ले ली। जूंग लियाओ युआन। तो फिर ये बूढ़ा आदमी था। निंगशी ने बुजुर्ग की ओर रुख किया, जो जोर से चिल्लाया, कमीने, बंदूक नीचे रख। दादाजी, मुझे बचा लो, मेरे पिता मुझे मार डालेंगे। किशोर रैंकर आया और बुजुर्ग के पैर से चिपक गया। निंगशी ने सोचा कि वो अपने पोते की रक्षा करेगा, लेकिन तभी बुजुर्ग ने उस किशोर को जोर से लात मारी। कमीने, पिछली बार तुमने मुझसे क्या वादा किया था? अभी 1 महीने पहले ही तो किया था, और अब एक औरत की वजह से किसी पर हमला करके उसे आईसीयू में भर्ती करा दिया। हमारे झूम परिवार का नाम तुमने बर्बाद कर दिया। यह मेरी गलती नहीं है। वह कमीना मेरी लड़की को चुराने की कोशिश कर रहा था। मैं तो बस उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। चुप रहो, हमेशा औरतों के बारे में। बुजुर्ग ने अपनी छड़ी से किशोर की पीठ पर मारा। लाओ मुझे सजा देने का औजार। किशोरी रेंगते हुए झूमकीर के पास वापस आई। बहन, मुझे बचाओ। मुझे पता है कि यह मेरी गलती है। अब मुझे सच में समझ आ गया है। मुझे बहुत चोट लगी है, मेरे पैर टूट गए हैं। तुम सब मुझे हमेशा क्यों डांटते हो? झूमकीर बहुत घबरा गई और उसने विनती की, दादाजी, रोंगुआंग बहुत कमजोर है। पिछली बार आपकी मार से वह लगभग मर ही गया था। अब आप उसे और नहीं मार सकते। गोली या कोड़े, एक चुनो। झूंग लियाओ युआन की आंखें नरक के राजा की तरह चमक उठी और उसने भावशून्य होकर पूछा। झूंग रोंगुआंग ने पहले अपने दादाजी की तरफ देखा, फिर अपने पिता की तरफ। उसने दांत भींचे और भागने की कोशिश की। झूंग लियाओ युआन तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका और उस पर चिल्ला पड़ा। अगले ही पल झूंग रोंगुआंग गिर गया। धिक्कार है, किसने मुझे ठोकर मारी? निंगशी ने अपना भीगा हुआ पैर बाहर निकाला और माफी मांगते हुए अपनी पैंट निचोड़ी। माफ करना, मेरे पैर थोड़े ज्यादा लंबे हैं। अध्याय 871, उसकी शूटिंग और भी बेहतर है। अध्याय 871, उसकी शूटिंग और भी बेहतर है। निंगशी शिष्टाचारवश प्रवेश द्वार के बाहर ही रुकी रही। तभी झूंगकीर और झूंग लियाओ युआन की नजर उस पर पड़ी। उसने अब महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे, इसलिए वे उसे पहचान नहीं पाए और झूंग लियाओ युआन उसे देखकर हैरान रह गया। जूंग जोंगरेन ने निंगशी को देखा तो उसे उसके बारे में सब कुछ भूल जाने का पछतावा हुआ। कीर, जल्दी से इस महिला को ऊपर ले जाकर गर्म पानी से नहलाओ और उसके कपड़े बदलवाओ। मुझे अभी समुद्र के किनारे दिल का दौरा पड़ा था और मेरी दवा समुद्र में गिर गई थी। उसने हिम्मत करके पानी में छलांग लगाई और मेरे लिए दवा उठा लाए, यहाँ तक कि मुझे यहाँ तक वापस भी पहुँचाया। फिर उसने झूंग रोंगुआंग को घूरा, जो अभी भी जमीन पर पड़ा था। अगर वो न होती तो शायद मैं यहाँ जिंदा भी न होता। जूंग कीर कृतज्ञता से भर गया। अच्छा, मैं सचमुच आपका आभारी हूँ। शुक्रिया। जल्दी से मेरे पीछे ऊपर चलकर नहा लो। निंगशी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं वापस जाकर कपड़े बदल सकती हूँ। तुम्हें सर्दी लग सकती है, तुम्हारे गीले कपड़े अभी बदलने होंगे। यह मेरी गलती है, मुझे केवल इस बदमाश को सबक सिखाने की याद आई और मैं भूल गया कि उसके कपड़े अभी भी गीले हैं। झूंग जोंगरेन ने अपराध बोध से कहा, आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, कीर का अनुसरण करें। झूंग लियाओ युआन ने गंभीर स्वर में निर्देश दिया। चूंकि उसने ऐसा कहा था, निंगशी ने मना नहीं किया और सिर हिलाकर कहा, माफ कीजिए। निंगशी उनसे बात कर ही रही थी कि किशोर ने फिर भागने की कोशिश की, लेकिन जूंग लियाओ युआन ने पहले ही कुछ आदमियों को बुला लिया था। वर्दीधारी 2 सिपाहियों ने जूंग रोंगुआंग को उसकी बाहों से पकड़ लिया। जैसे ही वह निंगशी के पास से गुजरा, जूंग रोंगुआंग ने उसे घूरकर देखा, तुम चुड़ैल हो। मैं, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, झूंग लियाओ युआन ने उसे थप्पड़ मार दिया। बकवास। जूंग लियाओ युआन का क्रोध वाकई डरावना था। अगर जूंग जोंगरेन समय पर वापस नहीं आता तो शायद वह उसे मार ही डालता। जूंग रोंगुआंग चुप रहा और उसे अंदर ले जाया गया। इसके लिए क्षमा करें। झूंग लियाओ युआन का चेहरा नर्म पड़ गया जब वह निंगशी की ओर मुड़ा। सब ठीक है। निंगशी जल्दी से जूंगकीर के पीछे ऊपर चली गई। जूंग जोंगरेन निंगशी को देख रहा था। उसने अपनी छड़ी पकड़ ली और आंखों में थोड़ी ईर्ष्या के साथ आह भरी। मुझे आश्चर्य है कि किस परिवार ने इतने अच्छे बच्चे का पालन पोषण किया होगा। झूंग लियाओ युआन ने अपने पिता की ओर देखा और चुप रहा। इस महिला की सजगता बहुत अच्छी है। जब वह मेरे लिए दवा बचाने पानी में कूदी तो उसे 5 सेकंड से भी कम समय लगा।
जूंग जोंगरेन प्रभावित हुआ। उसकी शूटिंग तो और भी बेहतर है। जूंग लियाओयुआन ने सिर हिलाया। क्या आप उसे जानते हैं? जूंग जोंगरेन ने पूछा। मैंने उसे कई बार देखा है, वह लू टिंगजियाओ की गर्लफ्रेंड है। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछली बार वापस आने के बाद आपने जिंगजी से कहा था कि वह लू टिंगजियाओ से शादी के बारे में सोचना बंद कर दे। ऊपर जूंग कीर निंगक्षी को उसके कमरे में ले आया। जल्दी से नहा लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाता हूँ। ठीक है, धन्यवाद, आपका स्वागत है। हमें तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। निंगक्षी बाथरूम में गई, अपने गीले कपड़े उतारे और नहाने लगी। जब वह नहाने के लिए गाउन पहनकर बाहर आई तो जूंग कीर ने उसके लिए पहले से ही साफ कपड़े तैयार कर रखे थे। उसे गर्माहट देने के लिए अदरक के सूप का एक कटोरा भी रखा था। वह वाकई एक परवाह करने वाली लड़की थी। अध्याय 872 आकस्मिक हृदय चोरी। अध्याय 872 आकस्मिक हृदय चोरी। जूंग कीर निंगक्षी को देखकर थोड़ा अचंभित रह गई, जो अभी अभी नहाकर आई थी। निंगक्षी ने पजामा पहना हुआ था, उसके स्वाभाविक रूप से घुंघराले काले बाल अभी भी थोड़े गीले थे और उसकी गोरी त्वचा गुलाबी चमक रही थी। जूंग कीर का दिल तेजी से धड़कने के लिए ये काफी था। जूंग कीर को होश आया और उसने कहा, खैर, हमारी ब्रा का साइज लगभग एक जैसा ही होना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अपनी ब्रा ले आई। ये नई है और मैंने इन्हें पहले कभी नहीं पहना। यही बात कपड़ों पर भी लागू होती है। ये लो अदरक का सूप, पी लो। ठीक है। निंगक्षी ने कपड़े बदले और गर्मागर्म अदरक के सूप का कटोरा हाथ में थाम लिया। उसे बहुत आराम महसूस हो रहा था। उसे हिलने डुलने का जरा भी मन नहीं कर रहा था। जूंग कीर का कमरा देखने में बहुत आरामदायक था, जिसमें ज्यादातर गर्म पीले रंग की लेसदार चादरें और एक आलीशान गद्दा था। उसके कपड़े पहनने का तरीका बिल्कुल महिलाओं जैसा था। उसने निंगक्षी के लिए एक गुलाबी रंग की ड्रेस और घुटनों तक लंबा एक भूरा कोट लाया था। दोनों ही बहुत गर्म कपड़ों से बने थे। जूंग कीर ने निंगक्षी को बिल्ली की तरह सिकुड़ा हुआ देखा तो मुस्कुराई। अच्छा लग रहा है। निंगक्षी ने सिर हिलाया। मेरा नाम जूंग कीर है, लेकिन तुम मुझे बस कीर कह सकती हो। मुझे अभी भी नहीं पता कि तुम्हारा नाम क्या है। जूंग कीर ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। निंगक्षी ने देखा कि जिस तरह से वह उसे देख रही थी वह काफी अजीब था और उसे डर था कि उसका पुरुष भेष पता चल गया है, इसलिए उसने बुदबुदाया, मैं निंगक्षी हूँ। जूंग कीर ऐसे उछल पड़ी मानो उसे इसी जवाब की उम्मीद थी। सच में तुम हो वही अभिनेत्री जिसने मेंग चांगे का किरदार निभाया था? ओह, मैंने अपने पिता को जबरदस्ती अपने साथ फिल्म देखने के लिए खींच लिया। वे आमतौर पर सिर्फ जापानी युद्ध विरोधी फिल्में ही देखते हैं और पहले तो वे इसके सख्त खिलाफ थे, लेकिन बाद में उन्हें फिल्म में आपका किरदार बहुत पसंद आया। धन्यवाद। क्या मैं आपके हस्ताक्षर ले सकता हूँ? जूंग कीर अपनी नोटबुक के लिए हाथापाई करने लगी। जब निंगक्षी ने पिछली बार लू जिंगली की पार्टी में जूंग कीर को देखा था तो उसने एक ठंडी सी भावना दिखाई थी। किसने सोचा था कि वह इतनी मिलनसार हो सकती है? जूंग कीर उसके लिए एक गुलाबी नोटबुक और पेन लाया। निंगक्षी उसकी चमकदार मुस्कान को अस्वीकार नहीं कर सकी और उसने उसके लिए उस पर हस्ताक्षर कर दिए। जब वह नोटबुक उसे वापस कर रही थी तो अचानक उसमें से एक तस्वीर गिर गई। निंगक्षी ने उसे उठाया और जूंग कीर को वापस देना चाहा, लेकिन तभी उसकी एक झलक देखकर वह चौंक गई। बराबर क्या चित्र में दिख रहा व्यक्ति, क्या यह वह नहीं थी? और वह पुरुष वेश में थी। जब उसने पृष्ठभूमि और अपने पहनावे को ध्यान से देखा तो ऐसा लगा कि उसने लू जिंगली की पार्टी के दिन यही पहना था और जिस कोण से ये लिया गया था वह संभवतः एक कैंडिड शॉट था। इसे वापस दे दो। जूंग कीर ने शर्मिंदा होकर इसे वापस ले लिया और वह सचमुच घबराई हुई लग रही थी। निंगक्षी के पास इस समय अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं थे। उसे आखिरी बार जूंग कीर के साथ हुई बातचीत याद आ गई। मुझे पता है कि यह पूछने का मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन क्या ये सच है कि आपके और लू टिंगजिया के बीच इस तरह का रिश्ता है? तो क्या हुआ अगर यह सच है या नकली? अगर यह सच है तो मैं हार मान लूंगा। मुझे लू टिंगजियाओ को पाने का पूरा भरोसा है, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं हार मान लूंगा। मैं तुम्हारा विरोधी नहीं रहूंगा। तो क्या निंगक्षी ने पुरुष वेश में गलती से जूंग कीर का दिल चुरा लिया था? अध्याय 873 कभी कभी मैं खुद से प्रभावित होता हूँ। अध्याय 873 कभी कभी मैं खुद से प्रभावित होता हूँ। निंगक्षी ने झिझकते हुए पूछा, तस्वीर में जो लड़का है वह आपका है? जूंग कीर की आंखें चमक रही थीं जब उसने गर्व से कहा, वह मेरा आदर्श है। क्या वह सबसे अच्छा नहीं है? ओह, बहुत बुरा हुआ। चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। निंगक्षी खांसने लगी। जूंग कीर ने निंगक्षी की ओर देखा और फिर आह भरते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि आजकल सभी अच्छे लड़कों के बॉयफ्रेंड क्यों होते हैं। निंगक्षी अवाक रह गई। क्या आप जानते हैं कि मेरे आदर्श का प्रेमी कौन है? जूंग कीर ने गुप्त रूप से पूछा। निंगक्षी ने मासूमियत से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कौन। यह मेरी पहले की ब्लाइंड डेट्स में से एक है। ऐसा संयोग? निंगक्षी ने आश्चर्य से कहा। जूंग कीर ने अपनी ठुड्डी पकड़ी और बुदबुदाया, मेरे पिता ने मुझे कुछ लोगों से मिलवाया था जो सभी सेना में हैं। मेरे पिता सेना से हैं, मेरे दादा सेना से हैं, मेरे परदादा और परदादी भी सेना से हैं। मैं भी सेना से जुड़े किसी व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहती। क्या आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? निंगक्षी ने सिर हिलाया। बाद में मेरी माँ ने आखिरकार मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से करवाई जो सेना से नहीं था और मुझे उसमें काफी दिलचस्पी थी, लेकिन उसे नहीं थी। वह तो अपनी मर्जी से मुझसे मिलने भी नहीं आया, लेकिन यह एक अच्छी चुनौती तो है ना? एक बार उसके भाई ने एक पार्टी रखी थी तो मैं उसके साथ घुलने मिलने का एक मौका देना चाहता था। मैं उस पार्टी में गया और वहीं मेरी मुलाकात मेरे आदर्श से हुई।
गलती से मेरे टखने में मोच आ गई और मैं लगभग पूल में गिर ही गया था। क्या तुम सोच सकते हो कि लोग मेरी शर्मिंदगी का इंतजार कर रहे थे? मुझे बहुत शर्म आ रही थी और उसी पल वो प्रकट हो गया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो कितना शांत था। जूनकीर ने निंगक्षी की बाह उत्साह से हिलाते हुए कहा। निंगक्षी चुप रही। मुझे पता है, कभी कभी मैं अपनी शीतलता से भी प्रभावित होता हूँ। जूनकीर थोड़ा शर्मा गई। वो पूरी तरह से अपनी फेगल मोड में थी और वो वाकई बहुत नेक और केयरिंग है। उसने देखा कि मेरे टखने में मोच आ गई है तो उसने उस पर थोड़ा मरहम लगा दिया। वहीं मुझे उससे प्यार हो गया और मैंने खुद से कसम खा ली कि मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे ब्लाइंड डेट के साथ रिलेशनशिप में है। उसे मर्द पसंद हैं। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गई थी। जूनकीर को आखिरकार एहसास हुआ कि वह अपनी सामान्य अवस्था में नहीं थी। फिर उसने जल्दी से निंगक्षी की बाहों को छोड़ दिया और अपनी स्त्री जैसी मुद्रा में वापस बैठ गई। कोई बात नहीं, निंगक्षी ने अपराध बोध से अपनी नाक रगड़ते हुए जवाब दिया। जूनकीर ने शर्मिंदगी से निंगक्षी को देखा। मैं सच में उतना पसंद करने लायक नहीं हूँ। मेरे आसपास ज्यादा दोस्त नहीं होते और मेरे पास इन चीजों पर बात करने के लिए कोई नहीं है। किसी वजह से मुझे लगता है कि तुम बहुत मिलनसार हो। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है जैसे हम पहले भी कहीं मिले हों, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब बता दिया। निंगक्षी ने धीरे से लड़की की तरफ देखा और मुस्कुराई। ये सच नहीं है मिस जून, तुम बहुत प्यारी हो। वह एक प्रतिष्ठित सैन्य परिवार से थी, इसलिए उसका व्यक्तित्व थोड़ा ठंडा और हमेशा ईमानदार रहना स्वाभाविक था। उसे सबके सामने अपनी पूरी तरह से सहज रहना पड़ता था, जिसे शायद अरुचिकर समझा जा सकता था। अध्याय 874, वह मेरी तरह है। अध्याय 874, वह मेरी तरह है। लेकिन निंगक्षी को लगता था कि हर लड़की का अपना एक प्यारा सा पहलू होता है। बस बात यह है कि क्या कोई उसे खोज सकता है या फिर वह आपको अपना वह पहलू दिखाने को तैयार है। जब उसने निंगकसी को उसकी प्रशंसा करते हुए मुस्कुराते हुए देखा तो जूनकीर का दिल थोड़ा तेजी से धड़कने लगा। सचमुच? बिल्कुल मिस जून, आप मेरी हैं। आपका क्या? जूनकीर ने जिज्ञासा से अपना सिर झुकाया। कुछ नहीं, निंगक्षी ने जल्दी से सिर हिलाया। उसने लगभग कह ही दिया था, तुम मेरे टाइप की हो। बाहर से वो ठंडी और सख्त दिखती थी, लेकिन अंदर से कोमल और परवाह करने वाली थी। एक आम घमंडी और शर्मीली लड़की, उसकी पसंदीदा लड़कियों में से एक। ओह, क्या आप हाल ही में किसी फिल्म में अभिनय कर रहे हैं? मैं देखने के लिए उत्सुक हूँ, जूनकीर ने कहा। हाल ही में मैंने अवर 18 ईयर ओल्ड में केवल कुछ मिनटों के लिए एक छोटी सी भूमिका निभाई है। अभी इसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन मेरी नई फिल्म तय हो गई है और अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद वे काफी देर तक बातें करते रहे, जब तक कि किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया। जूनकीर ने दरवाजा खोला और अभिवादन किया। पिताजी, बदलाव हो गया, हम सब हो गया। मुझे माफ करें मिस्टर जून, निंगक्षी ने उनका धन्यवाद करने के लिए खड़े होकर कहा। जब निंगक्षी जाने की तैयारी कर रही थी, जून लियाओयुआन ने अचानक उससे कहा, अगर तुम आज रात व्यस्त नहीं हो तो हमारे साथ रात के खाने पर क्यों नहीं आती? ये बहुत परेशानी वाली बात होगी। निंगक्षी ने मना करने की कोशिश की। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आपने हमारी बहुत मदद की है। हमें आपके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। कृपया हमारे साथ आएं। और मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। जूनकीर उसकी बाह को कसकर पकड़े हुए था और निंगक्षी को घबराहट से देख रहा था। उसके लिए दोस्त बनाना मुश्किल था और वह नहीं चाहती थी कि वह इतनी जल्दी चले जाए। कुआ, यदि आप नहीं रुकेंगे तो हमें बहुत शर्मिंदगी होगी। निंगक्षी किसी लड़की के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकती थी, इसलिए अंत में वह मान गई। ठीक है। फिर अचानक निंगक्षी का फोन बजा। लू टिंगजियाओ का फोन था। माफ करना, मुझे ये लेना होगा। निंगक्षी जवाब देने के लिए बालकनी में गई। हेलो, क्या आपका काम खत्म हो गया है? क्या हम साथ में खाना खाएंगे? हम शायद आज रात नहीं। जब वे फोन पर बात कर रहे थे तभी नीचे से जोर से चीखने की आवाज आई। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। मुझे नजरबंद क्यों कर रहे हो? तुम कहाँ हो? बेशक, लू टिंगजियाओ ने भी चिल्लाहट सुनी। निंगक्षी ने आह भरी। जून रोंगुआंग नीचे चिल्लाता रहा। उसने लू टिंगजियाओ को समझाया, यह एक लंबी कहानी है। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं आज सुबह एक क्लाइंट से मिल रही हूँ? आखिरकार क्लाइंट शहर से बाहर चला गया, इसलिए मैं वहाँ से चली गई। जब मैं समुद्र के किनारे से गुजरी तो मैंने देखा कि एक बूढ़े आदमी को दिल का दौरा पड़ रहा है। निंगक्षी ने लू टिंगजियाओ को यह नहीं बताया कि वह दवा लेने के लिए पानी में कूदी थी, इसलिए उसने झूठ बोला। मैंने उसे दवा दिलाने में मदद की और फिर यह सुनिश्चित किया कि उसे दवा मिल जाए। इसके बाद मैंने उसे वापस उसके घर भेज दिया। अब वे मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं और मुझे रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहते हैं। जनरल होने में इतनी बड़ी बात क्या है? जनरल होने का मतलब है कि आप लोगों पर गोलियां चला सकते हैं और उन्हें नजरबंद कर सकते हैं। यह एक लोकतांत्रिक समाज है। मुझे आज़ादी का अधिकार चाहिए। मेरे पिता होने के बावजूद भी आपको यह अधिकार नहीं है। जून रोंगुआंग चिल्लाते रहे। अध्याय 875, क्या मैं उसे खा सकता था? अध्याय 875, क्या मैं उसे खा सकता था? जोरदार चीख सुनकर उसे जनरल शब्द याद आया। तभी उसे जून परिवार का वो निकम्मा बेटा याद आया। लू टिंगजियाओ ने हैरानी से पूछा, तुमने जिसे बचाया था वो जून जोंगरिन था? निंगक्षी ने अपना सिर खुजलाया। हाँ, मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मैंने उसे घर भेजा और जून कीर और जून लियाओयुआन को देखा। लगता है जून रोंगुआंग ने फिर से कोई गड़बड़ कर दी और बुजुर्ग को फोन पर पता चल गया, जिससे उसे दिल का दौरा पड़ गया।
मैं तो तुरंत वहाँ से निकलने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने जिद की। मैं आज रात को जाकर तुम्हें ले आऊंगा। कोई बात नहीं, मैं गाड़ी चलाकर यहाँ आया हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जूंग लियाओ युआन के घर पर अकेला छोड़ सकता हूँ? लू टिंगजियाओ की आवाज ठंडी लग रही थी। उसे याद आया कि झूंग लियाओ युआन ने उससे लड़कों का परिचय कराने की बात कही थी। क्या शैतान हमेशा द्वेष रखता था? शीघ्र ही भोजन आरंभ हो गया। मेज पर पारंपरिक चीनी व्यंजनों की भरमार थी, लेकिन केवल झूंग जोंगरेन, झूंग लियाओ युआन और झूंग कीर ही थे। मैंने आंटी झांग से कुछ और व्यंजन बनाने को कहा है, मुझे उम्मीद है कि आपको वे पसंद आएंगे। झूंग जोंगरेन ने विनम्रता से उससे कहा। उनका स्वाद बहुत अच्छा है, निंगशी ने जवाब दिया। तो फिर और खाओ, तुम बहुत दुबली हो, झूंग जोंगरेन ने कहा। दादाजी, वह एक अभिनेत्री हैं और उन्हें अपने खान पान का ध्यान रखना होगा, जुनाग कीर ने बीच में ही टोकते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? यह उसके स्वास्थ्य के लिए बुरा है, झूंग जोंगरेन ने असंतुष्ट होकर कहा। निंगशी ने तुरंत बीच में कहा, कोई बात नहीं, मैं डाइट पर नहीं रहती और सामान्य रूप से खाती हूँ। मैं काफी व्यायाम करती हूँ। यह सही है। शरीर को स्वस्थ रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। मुझे भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। मैं खाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ। क्या कोई मुझे सुन सकता है? क्या तुम लोग मुझे भूखा मार रहे हो? क्या मैं सचमुच तुम्हारा बेटा हूँ? कमरे से फिर से चिल्लाने की आवाज आई। निंगशी को हल्की खांसी आई, उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। जूंग जोंगरेन ने पलक झपकाए बिना निंगशी के कटोरे में कुछ सब्जियां डाल दी। बस उसे नजरअंदाज करो। झूंग कीर को शायद लगा कि इस बार वह सचमुच कुछ ज्यादा ही कर रहा है, इसलिए उसने भी उसे नजरअंदाज कर दिया। जूंग लियाओ युआन ने अपनी भौंहों के बीच की जगह को चुटकी से दबाया और थोड़ा शर्मिंदा सा लगा। तुम्हें ये दिखाने के लिए माफ करना, मैं सबसे जंगली सिपाही को भी वश में कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे को भी नहीं सिखा सकता। जब झूंग रोंगरुआंग का उल्लेख हुआ तो माहौल थोड़ा बासी हो गया। यह उनका पारिवारिक मामला था, इसलिए निंगशी को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं था। जूंग लियाओ युआन के हारे हुए चेहरे को देखकर उसने ध्यान से सोचा कि क्या कहे। एक बच्चे को पढ़ाना एक सैनिक को प्रशिक्षित करने से कहीं ज्यादा अलग है, खासकर लड़कों को। इस उम्र में वे आमतौर पर विद्रोही अवस्था में होते हैं। जूंग कीर ने आह भरी, वो सच में बहुत ज्यादा हो गया है। सिर्फ 18 साल का है और उसने अभी से शराब पीना, सिगरेट पीना, लड़ाई झगड़ा करना, क्लास छोड़ना और यहाँ तक कि जुआ खेलना भी शुरू कर दिया है। वो हमेशा से ही बुरी आदतें अपनाता आया है। हमने पूरी कोशिश की है, पर वो बदलता ही नहीं। उसके बारे में अब और बात मत करो, चलो खाना खाते हैं। चलो खाते हैं। थोड़ी मछली खाओ, छोटी बच्ची, ये बहुत ताज़ा है। जैसे ही खाना खत्म होने वाला था, एक सिपाही आया और जूंग लियाओ युआन के कान में फुसफुसाया। जूंग लियाओ युआन ने निंगशी की तरफ देखा और सिपाही को कुछ निर्देश दिए। थोड़ी देर बाद जाने पहचाने कदमों की आहट सुनाई दी। निंगशी ने मुड़कर देखा कि पहले वाला सिपाही एक आदमी को अंदर ले जा रहा है। वह लू टिंगजियाओ था। जूंग लियाओ युआन ने लू टिंगजियाओ को देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या मैं उसे खा सकता था?